इधर भैरवनाथ हमेशा की तरह अपनी गुफा में बैठा साधना कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे के सामने वही कटार हवा में था जिसे उसने तंत्रा को मारने के लिए बनाया था। भैरवनाथ अपने ध्यान में मग्न था। तभी कोई बड़ी तेजी से चलते हुए अंदर आता है। जैसे ही वो भैरवनाथ के सामने आता है, वो कटार हवा में घूमते हुए उस शख्स के सर के ठीक सामने जाकर रुक जाती है। भैरवनाथ की गुफा में इस वक्त तंत्रा आई थी, जिसे मारने के लिए भैरवनाथ ने वो कटार तैयार किया था। उस कटार का नुकीला भाग तंत्रा के सर के ठीक सामने था। भैरवनाथ अपनी आंखें खोलकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। वो गुस्से में तंत्रा को घूरते हुए कहता है, तू खुद आज अपनी मौत के पास चलकर आई है। आज तेरा आखिरी दिन है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तंत्रा अपनी भयानक आवाज में कहती है, अगर ऐसी बात है तो तूने ये कटार रोक कर क्यों रखा है? तुझे तो अब तक मुझे मार देना चाहिए था। भैरवनाथ उस तांत्रिक की बात सुनकर खामोश रहता है। वो औरत आगे कहती है, तू ये जानना चाहता है ना कि मैं यहाँ तेरे पास क्यों आई हूँ? भैरवनाथ अभी भी कुछ नहीं कहता। वो बस सवालिया नजरों से तंत्रा को देखने लगता है। तंत्रा आगे कहती है, मैं चाहती हूँ कि इस लड़ाई में तू अब मेरा साथ दे। भैरवनाथ एक नकली हंसी के साथ कहता है, क्यों? अब तुझे हार का डर लगने लगा है? तंत्रा कहती है, नहीं, अब मेरा लक्ष्य मेरे बहुत करीब है और इस वक्त मैं दुश्मन नहीं बढ़ाना चाहती। और वैसे भी हम दोनों का आखिरी लक्ष्य एक ही है, युवराज की शक्तियां। भैरवनाथ उस तांत्रिक की बात से इनकार करते हुए कहता है, नहीं, मेरी नजर तेरी तरह युवराज की शक्तियों पर नहीं है। भैरवनाथ का जवाब सुनकर तंत्रा कहती है, झूठ मत बोल। तेरी नजर युवराज की शक्तियों पर तब से है जब तूने उसे पहली बार छुआ था और तुझे उसकी शक्तियां महसूस हुई थी। तू आया तो अपने गुरु का आदेश पूरा करने था, लेकिन युवराज के अंदर की शक्तियों ने तेरी नीयत खराब कर दी। अब तू किसी भी तरह उसकी शक्तियां हासिल करना चाहता है और मैं तुझे वो दे सकती हूँ। तंत्रा की बात सुनकर भैरवनाथ को हंसी आ जाती है। वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तुझे क्या मैं मूर्ख लगता हूँ? मुझे अच्छे से पता है कि तेरी भी नजर युवराज की शक्तियों पर है और तू कह रही है कि तू वो शक्तियां मुझे दे देगी। तंत्रा कहती है, हम उन शक्तियों को बांट भी सकते हैं। भैरवनाथ घमंड के साथ कहता है, वो शक्तियां सिर्फ मेरी है और मैं उसे किसी के साथ नहीं बांटूंगा। पहले मैं तुझे मारूंगा, फिर उस साय को और फिर युवराज को मारकर उसकी सारी शक्तियां खुद में समाहित कर लूंगा। तंत्रा कहती है, तुझे क्या लगता है कि युवराज को मारना इतना आसान है? हर पल उसकी शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ना हो कि युवराज के सारे दुश्मनों को खत्म करने के बाद तो उसी के हाथों मारा जाए। भैरवनाथ घमंड के साथ कहता है, मैंने मृत्युंजय साधना सिद्ध किया है। मुझे कोई नहीं मार सकता सिवाय। ये कहते हुए भैरवनाथ खामोश हो जाता है। तंत्रा कहती है, सिवाय? भैरवनाथ शातिर मुस्कान के साथ कहता है, सिवाय मेरे गुरु के, और वो यहाँ नहीं आएंगे तो मुझे मौत का डर नहीं है। तुम सबको खत्म करके मेरे लिए युवराज को मारना कोई मुश्किल काम नहीं है। तंत्रा कहती है, और अगर मैं ये कहूं कि समायरा अब युवराज के साथ है तो? भैरवनाथ हैरानी से कहता है, ये असंभव है। तंत्रा कहती है, ये असंभव घटना अब हो चुकी है। अब वो दोनों साथ हैं
और उन दोनों ने मिलकर मृदुला की अस्थियों का एक हिस्सा नष्ट भी कर दिया है। ये सुनकर भैरवनाथ की हैरानी और भी बढ़ जाती है। उसे हैरान देखकर तंत्रा आगे कहती है, अगर उन दोनों में किसी की शक्तियां पूरी तरह से जागृत हो जाती हैं, तो भले ही वो तुझे मार ना पाए, लेकिन तेरा क्या हाल करेंगे ये तो अच्छे से जानता है। भैरवनाथ कुछ देर खामोश रहता है और फिर सोचते हुए कहता है, लेकिन मैं तुझ पर कैसे भरोसा करूं कि तू युवराज की शक्तियां मेरे साथ बांटेगी। तंत्रा गंभीरता से कहती है, अगर तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है तो हम यहीं तेरे इस हवन कुंड में संकल्प कर लेते हैं। भैरवनाथ कोई जवाब नहीं देता। वो कुछ सोचते हुए उस तंत्रा की तरफ ही देख रहा था। तंत्रा आगे कहती है, अगर तेरा जवाब हाँ है तो ये कटार मेरे सर से हटा दे, और अगर जवाब ना है तो आज इस गुफा से कोई एक ही जिंदा बाहर जाएगा। तंत्रा के ये कहते ही भैरवनाथ अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और वो कटार हवा में उड़ते हुए भैरवनाथ के हाथ में आ जाती है। तंत्रा आगे बढ़कर उस हवन कुंड के पास आ जाती है। उस हवन कुंड के एक तरफ भैरवनाथ था और दूसरी तरफ तंत्रा थी। भैरवनाथ एक कटार से अपनी हथेली काटकर उस हवन कुंड के ऊपर बढ़ा देता है। इसके बाद तंत्रा भी अपना हाथ उसी तरह से काटकर भैरवनाथ के हाथ पर रख देती है। इस वक्त दोनों के हाथ एक दूसरे से लगे हुए थे और वो दोनों आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। कुछ देर बाद दोनों की हथेली के बीच से खून के कुछ बूंद उस कुंड पर गिर जाते हैं। ये होते ही वो दोनों अपनी आंखें खोल लेते हैं और अपना हाथ पीछे लेते हैं। तंत्रा कहती है, अब अगर हम में से किसी ने भी ये संकल्प तोड़ा तो उसकी मौत तय है। शाम का वक्त था। अर्नव अपनी ड्यूटी से वापस अपने घर आता है। अर्नव आज काफी थका और परेशान लग रहा था। वो लिविंग एरिया में आकर एक काउच पर अपना सर टिकाते हुए अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है। ठीक उसी समय समायरा पानी लेने के लिए किचन में आई थी। वो पानी लेकर अपने कमरे में जा रही थी। तभी उसकी नजर अर्नव पर जाती है। अर्नव को देखते ही समायरा समझ जाती है कि इस वक्त वो काफी परेशान और थका हुआ है। अर्नव अपने एक हाथ से बार बार अपना सर दबा रहा था। समायरा अर्नव के पास जाकर बैठ जाती है। अर्नव को अभी तक एहसास नहीं था कि समायरा उसके पास बैठी है। समायरा कहती है, क्या हुआ? समायरा की आवाज सुनकर अर्नव अपनी आंखें खोलता है और समायरा को देखते हुए कहता है, अरे तुम यहाँ? समायरा अभी भी चेहरे पर बिना कोई भाव लिए कहती है, मैंने पूछा क्या हुआ? अर्नव कहता है, कुछ भी तो नहीं। समायरा थोड़ी सख्ती के साथ कहती है, तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। समायरा को नाराज होते देख अर्नव कहता है, बस आज थक गया हूँ और सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। अर्नव की बात सुनकर समायरा अर्नव के और करीब जाती है। समायरा के इस तरह से पास आने पर अर्नव थोड़ा नर्वस हो जाता है। समायरा अर्नव से कहती है, मेरी तरफ देखो। समायरा के कहने पर अर्नव उसके चेहरे को देखने लगता है और उसकी आंखें समायरा के चेहरे पर ही रुक जाती हैं। समायरा के इस तरह से इतने करीब होने पर अर्नव के दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो अपने सर का दर्द बिल्कुल भूल जाता है। समायरा भी अर्नव की आंखों में ही देख रही थी, लेकिन उसके दिमाग में इस वक्त कुछ और ही चल रहा था। समायरा अर्नव की आंखों में देखते हुए मन ही मन कोई मंत्र पढ़ रही थी। अपना मंत्र पूरा करके समायरा अर्नव के दोनों आईब्रोज के बीच अपनी एक उंगली रखकर अगले ही पल हटा देती है। समायरा अब अर्नव के रिएक्शन का वेट करने लगती है। उसे पता था कि जो उसने अभी किया उससे अर्नव के सर का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, लेकिन समायरा नहीं जानती थी कि अर्नव उसे देखते ही अपने सर का दर्द भूल गया है। वो बस एकटक समायरा की आंखों में ही देखे जा रहा था। अर्नव के इस तरह से देखने पर समायरा को खुद पर शक होने लगता है कि कहीं उसका जादू गलत तो नहीं हो गया।
लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि इतना आसान जादू उससे गलत नहीं हो सकता। समायरा अर्नव के चेहरे के सामने एक चुटकी बजा देती है। समायरा के चुटकी बजाते ही अर्नव का ध्यान टूटता है और वो हड़बड़ा जाता है। अर्नव को एहसास हो जाता है कि अभी अभी वो समायरा को एक टक घूर रहा था। समायरा अर्नव से कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? अर्नव अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हें देखूं। समायरा कहती है, वो मैंने बस कुछ देर के लिए कहा था। खैर, अब तुम्हारा सर दर्द कैसा है? अर्नव को एहसास होता है कि अब उसके सर में बिल्कुल भी दर्द नहीं है और तभी उसे याद आता है कि समायरा ने अपनी एक उंगली से अर्नव के फोरहेड को छुआ था। अर्नव समझ जाता है कि उसका सर दर्द समायरा की वजह से चला गया है। अर्नव हैरानी से समायरा को देखते हुए कहता है, ये तुमने कैसे किया? समायरा अर्नव की बातों का कोई जवाब नहीं देती, लेकिन अभी भी उसे ही देख रही होती है। अर्नव की सवालिया नजरों को देखते हुए समायरा कहती है, तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? अर्नव कहता है, हाँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बात मुझे तुम सिर्फ तब बताओ जब तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा हो। समायरा बात को बदलते हुए कहती है, और तुम्हारे सरदर्द की वजह क्या है? अर्नव एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, मेरे सरदर्द की वजह पुराने रोड के पास होने वाली मौतें हैं। 1 साल हो चुका है मुझे यहाँ आए हुए, लेकिन अब तक वो केस मैं सॉल्व नहीं कर पाया हूँ। अब ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है और इसी वजह से मेरा प्रमोशन भी रुका हुआ है। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि यहाँ जो हो रहा है वो कुछ और ही है और शायद इसे कभी रोका ही नहीं जा सकता। अर्नव की बात पूरी होते ही समायरा कहती है, तुम परेशान मत हो, जो यहाँ हो रहा है अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। अर्नव समायरा को हैरानी से देखता है। वो समायरा से कहता है, और तुम ये बात इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो? समायरा अभी भी अर्नव के सवाल का कोई जवाब नहीं देती। अर्नव समायरा का हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, समायरा, मुझे जानना है कि यहाँ क्या हो रहा है। समायरा अर्नव की आंखों में देखते हुए कहती है, क्या तुम मेरी बातों पर भरोसा करोगे? अर्नव कहता है, आई कंप्लीटली ट्रस्ट यू। अर्नव के ऐसा कहने पर समायरा बस उसे देखती रह जाती है। कुछ देर बाद वो कहती है, तुमने यहाँ जिस साई की कहानी सुनी है वो बिल्कुल सच है। उस फिशिंग वेल में सालों पुरानी एक आत्मा रहती है जो लोगों की जान लेती है। इसी वजह से तुम ये केस सॉल्व नहीं कर पाए। अर्नव समायरा की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। समायरा को उसकी आंखों में कई सवाल दिख रहे थे जिन्हें वो समायरा से नहीं पूछ रहा था। समायरा एक गहरी सांस लेकर आगे कहती है, मैं एक जादूगरनी हूँ। मेरे माँ बाप दोनों बहुत बड़े तांत्रिक थे और उनकी कई शक्तियाँ मेरे अंदर हैं। इसीलिए मैं वो सब कर सकती हूँ जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। ये सब जानकर अर्नव हैरान रह जाता है, लेकिन हैरानी से ज्यादा इस वक्त उसके चेहरे पर एक खुशी दिखाई दे रही थी। अर्नव समायरा को देखते हुए स्माइल कर रहा था। अर्नव का ये रिएक्शन समायरा समझ नहीं पाती। वो अर्नव से कहती है, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? अर्नव समायरा की आंखों में देखते हुए कहता है, इसका मतलब तुम मुझ पर भरोसा करती हो। समायरा अर्नव के सवाल का कोई जवाब नहीं देती और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, क्या मैं तुमसे एक सवाल करूं? अर्नव कहता है, हाँ, पूछो ना। समायरा कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहती है, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, फिर भी तुमने मुझे इतने दिनों से अपने घर में रखा है, बिना कोई सवाल किए। इतने पेशेंस के साथ मुझे हैंडल कर रहे हो, क्यों? क्या अर्नव समायरा के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देगा? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। समायरा का सवाल सुनकर अर्नव मुस्कुराते हुए कहता है, वो तुम नहीं समझ पाओगी। ये कहते हुए अर्नव वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है।
अर्नव को जाते देख समायरा पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है और थोड़े गुस्से में कहती है, मैंने कुछ पूछा तुमसे। अर्नव कहता है, मैंने भी कहा ना, तुम नहीं समझ पाओगी। समायरा अर्नव को घूरते हुए कहती है, जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। अर्नव समायरा के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, तो तुम सच में जानना चाहती हो? समायरा सीरियस एक्सप्रेशन के साथ हाँ में अपना सर हिला देती है। अर्नव समायरा की आंखों में देखते हुए अपने कदम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ाता है। अर्नव के इस तरह आगे बढ़ने पर समायरा पीछे जाने लगती है। तभी अर्नव समायरा की कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अर्नव के ऐसा करने पर समायरा कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम? अर्नव समायरा को खुद के बिल्कुल करीब करते हुए कहता है, तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूं। अर्नव के इस तरह से करीब आने पर समायरा की दिल की धड़कन भी काफी तेज हो चुकी थी। इस वक्त समायरा अपने नेचर से बिल्कुल अलग बिहेव कर रही थी। अगर इस वक्त समायरा के सामने अर्नव की जगह कोई और होता तो वो अभी उठने की हालत में भी नहीं होता। समायरा चाहकर भी अर्नव को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। आज पहली बार अर्नव को समायरा की आंखों में नर्वसनेस दिख रही थी। अर्नव अपना चेहरा धीरे धीरे समायरा के करीब लाता है और समायरा के गाल पर एक किस कर देता है। समायरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, लेकिन उसका चेहरा अभी भी एक्सप्रेशनलेस रहता है। अर्नव अब अपना चेहरा समायरा के ठीक सामने लाकर कहता है, तो क्या तुम्हें मेरा जवाब समझ आया? समायरा अर्नव की बात का कोई जवाब नहीं देती। वो बस एकटक अर्नव की आंखों में देखती रहती है। अर्नव हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मैंने कहा था ना, तुम नहीं समझोगी। अर्नव समायरा की कमर से अपना हाथ हटा देता है और उससे अलग होकर अपने कमरे में चला जाता है। समायरा वहीं हैरान खड़ी रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अर्नव को अपने करीब आने से रोका क्यों नहीं। उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त उसे जो एहसास हो रहा था वो एहसास क्या है। वो बस किसी मूर्ति की तरह वहां खड़ी रहती है। रात हो चुकी थी। युवराज और सुहानी युवराज के कमरे में थे। सुहानी युवराज के बेड पर अपनी साइड में सोई थी। युवराज भी जागते हुए अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन सिर्फ एक हाथ से। युवराज ने अपने दूसरे हाथ से सोई हुई सुहानी का हाथ थामा हुआ था, जिससे नींद में उसे डर न लगे। युवराज अपने काम में पूरी तरह से डूबा हुआ था और बीच बीच में वो सुहानी को भी देख रहा था कि कहीं उसे कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। इसी बीच युवराज का फोन वाइब्रेट करता है, जिसे युवराज ने पहले ही साइलेंट कर दिया था। मोबाइल स्क्रीन पर रॉबिन का नाम था। युवराज फोन उठाकर धीरे से कहता है, युवराज के ऐसा कहते ही रॉबिन युवराज से अपनी बातें कहने लगता है। जैसे जैसे युवराज रॉबिन की बात सुनता जा रहा था, वैसे वैसे उसके चेहरे पर गुस्से का भाव आते जा रहा था। सारी बातें सुनकर युवराज धीमी आवाज में गुस्से से कहता है, और ये तुम मुझे अब बता रहे हो? ये कहकर युवराज कॉल कट कर देता है। कॉल कट करते ही दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वो आवाज सुनकर गुस्से से युवराज की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो धीरे से सुहानी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाता है और दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही युवराज दरवाजा खोलता है, वो गुस्से से सामने खड़े इंसान को देखता है। युवराज के सामने खड़ा इंसान एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, हाउ आर यू माय सन? युवराज के सामने इस वक्त उसके डैड यशवंत दीवान थे। युवराज गुस्से से यशवंत दीवान को देख रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से यशवंत को शिमला से बाहर उन्हीं की सेफ्टी के लिए भेजा था। वो जानता था कि अगर वो शिमला में ही रहे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, और इस वक्त पर उनका शिमला वापस आना, खासकर तब जब युवराज उस साय से सीधा टक्कर ले रहा है, युवराज के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं थी। युवराज को गुस्से में देखकर यशवंत कहता है, क्या हुआ? तुम मुझे देखकर खुश नहीं लग रहे हो? अच्छा,
तो तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी इतनी मेहनत और निगरानी के बाद भी मैं बिना तुम्हें पता चले जेल से बाहर कैसे आ गया? युवराज सच में यही जानना चाहता था, लेकिन यशवंत उसे इस बात का कोई जवाब नहीं देते। तभी यशवंत की नजर युवराज के कमरे के अंदर जाती है। वो देखते हैं कि युवराज के बेड पर कोई लड़की सोई है। उसे देखकर यशवंत सीरियस हो जाते हैं और युवराज से कहते हैं, क्या वो सुहानी है? युवराज कहता है, हम कल बात करेंगे, अभी आप आराम करो। यशवंत युवराज से कोई बहस नहीं करते और वहां से चले जाते हैं। यशवंत के जाने के बाद युवराज अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। अब युवराज काफी परेशान हो गया था। बेड के पास आते ही उसकी नजर सुहानी पर जाती है, जो इन सब से अनजान गहरी नींद में सो रही थी। युवराज उसके पास जाकर पिलो के दूसरे साइड में लेटकर उसे देखने लगता है। युवराज फिर से सुहानी का हाथ अपने हाथ में लेकर एक किस करता है, फिर वो भी सो जाता है। अगली सुबह युवराज यशवंत से बात किए बिना सुहानी के साथ घर से निकलता है। सुहानी अब तक इस बात से अनजान थी कि युवराज के डैड घर आ चुके हैं। उसे सुबह से युवराज का बिहेवियर कुछ बदला बदला सा लग रहा था। युवराज इस वक्त भी सुहानी से कोई बात नहीं कर रहा था। वो बस खामोशी से कार ड्राइव कर रहा था। ये देखकर सुहानी कहती है, युवराज सर, कुछ हुआ है क्या? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? युवराज सुहानी की बात का कोई जवाब नहीं देता। वो बस खामोशी से कार ड्राइव करता रहता है। युवराज के ऐसे रिस्पॉन्स से सुहानी समझ जाती है कि अभी उसका बात करने का कोई मूड नहीं है, इसीलिए वो आगे युवराज से कुछ नहीं कहती। इधर अर्नव रेडी होकर अपने कमरे से बाहर निकलता है। तभी उसकी नजर समायरा पर पड़ती है। समायरा को देखते ही अर्नव के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, लेकिन समायरा अर्नव को देखकर अपनी नजरें फेर लेती है। अर्नव समायरा की तरफ बढ़ने लगता है। अर्नव को अपने पास आते देख समायरा को बहुत अजीब लग रहा था। जब अर्नव समायरा के पास पहुंचता है तो उसका फोन बजने लगता है। अर्नव फोन उठाकर जैसे ही उसे अपने कान पर रखता है, सामने वाले की बात सुनकर वो हैरानी से कहता है, What? How is this possible? अर्नव का ये रिएक्शन देखकर समायरा भी चौंक जाती है। अर्नव मोबाइल अपने कान पर लगाए हुए सारी बातें ध्यान से सुनने लगता है। जैसे जैसे अर्नव फोन पर बातें सुन रहा था, वैसे वैसे उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। पूरी बात सुनकर अर्नव कॉल कट कर देता है। ये देखकर समायरा कहती है, क्या हुआ? अर्नव समायरा से कुछ कहने ही वाला था, तभी उसकी नजर दरवाजे पर जाती है। युवराज गुस्से में अर्नव के घर के अंदर आता है। युवराज को वहां देखकर अर्नव के चेहरे के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं और समायरा थोड़ा चौंक जाती है। सुहानी भी भागते हुए युवराज के पीछे पीछे अंदर आ जाती है। युवराज गुस्से में अर्नव से कहता है, तुमने कहा था तुम उन्हें बाहर नहीं आने दोगे। अर्नव युवराज की आंखों में देखकर कहता है, हाँ, यहां गलती तुमसे हुई है। युवराज कहता है, मुझसे? अर्नव जवाब देता है, तुम्हारी कंपनी के एक एम्प्लॉय ने मिस्टर यशवंत दीवान के क्राइम का ब्लेम अपने ऊपर ले लिया और मिस्टर दीवान कोर्ट में इनोसेंट प्रूव हो गए। तुम्हारी डैड ने ये सब इतने स्मार्टली किया कि उनकी रिहाई से पहले ये बात बाहर तक नहीं आई। अर्नव की बात सुनकर युवराज का चेहरा फिर से शांत हो जाता है। सुहानी और समायरा को ये सुनकर शौक लगता है कि युवराज के डैड यशवंत दीवान अब जेल से बाहर आ चुके हैं। अर्नव की बात पूरी होते ही युवराज की नजर समायरा पर जाती है, जो इस वक्त उसे ही देख रही थी। युवराज समायरा से कहता है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। समायरा अपने कमरे के अंदर चली जाती है और युवराज उसके पीछे उस कमरे के अंदर चल देता है। उन दोनों को इस तरह से अंदर जाते देख अर्नव को अच्छा नहीं लगता। वो अपने मन में कहता है, ऐसी कौन सी बात है जो मेरे सामने नहीं हो सकती थी? ये सोचते हुए अर्नव समायरा के कमरे के दरवाजे को गुस्से से देखने लगता है।
अर्णव समायरा के कमरे की तरफ ही देख रहा था। तभी पास खड़ी सुहानी उससे कहती है, गुड मॉर्निंग एएसपी सर। सुहानी की आवाज सुनकर अर्णव का ध्यान उस पर जाता है और वो एक स्माइल के साथ सुहानी से कहता है, गुड मॉर्निंग सुहानी, तुम मिस्टर दीवान के साथ क्या कर रही हो? सुहानी कहती है, मैं अब युवराज सर के साथ काम करती हूँ। अर्णव कहता है, लेकिन तुम युवराज के साथ क्यों काम कर रही हो? तुम तो पढ़ाई कर रही थी ना, और मैंने सुना था कि तुम एक स्कॉलर स्टूडेंट हो। सुहानी कहती है, युवराज सर मेरे पापा की कंपनी फिर से शुरू करने में मेरी मदद कर रही हैं, इसीलिए मैं उनसे काम सीख रही हूँ। अर्णव कुछ याद करते हुए कहता है, अरे हाँ, मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। यहाँ के बिजनेसमैन मिस्टर महेश सक्सेना तुम्हारे पापा थे? सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती है। सुहानी अर्णव से कहती है, एएसपी सर। सुहानी इतना ही कह पाई थी, तभी अर्णव उसे टोकते हुए कहता है, तुम मुझे अर्णव कह सकती हो। सुहानी कहती है, ओके अर्णव सर। अर्णव कहता है, तो तुम क्या कह रही थी? सुहानी कहती है, अर्णव सर आपको पता है आप बहुत ब्रेव हो। सुहानी की बात सुनकर अर्णव को हंसी आ जाती है। वो हल्की हंसी के साथ कहता है, अच्छा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सुहानी धीमी आवाज में कहती है, आप इस ज्वालामुखी को हैंडल करते हो ना, इसीलिए। सुहानी की बात सुनकर अर्णव कंफ्यूज होकर कहता है, ज्वालामुखी? ओ, तुम समायरा की बात कर रही हो? सुहानी कहती है, और कौन हो सकता है? हर वक्त गुस्से में रहती है, मुझे तो उन्हें देखकर ही डर लगता है। आपको उनसे डर नहीं लगता? अर्णव मुस्कुराते हुए सुहानी से कहता है, अरे ऐसा नहीं है, वो बस थोड़ी सख्त है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। सुहानी शिकायत भरे अंदाज में कहती है, युवराज सर भी यही कहते हैं। ये सुनकर अर्णव की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो अपने सवाल पर जोर देते हुए कहता है, मिस्टर दीवान भी ऐसा कहते हैं? सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती है। तभी युवराज समायरा के कमरे से बाहर निकलता है और सुहानी को अपने साथ चलने का इशारा करते हुए वहां से चला जाता है। युवराज के जाने के बाद समायरा अपने कमरे से बाहर निकलती है। बाहर निकलते ही उसकी नजर वहां खड़े अर्णव पर पड़ती है, जो अपना मुंह लटकाए वहां खड़ा था। समायरा को देखते ही अर्णव उसी एक्सप्रेशन के साथ वहां से चला जाता है। 3 दिन बाद शाम का वक्त था। सुहानी युवराज के कमरे में बेचैन बैठी थी। वो बार बार निशा और विवेक का नंबर डायल कर रही थी, लेकिन उनमें से किसी का नंबर नहीं लग रहा था। तभी सुहानी का फोन बजता है। वो देखती है कि निशा का कॉल है। सुहानी फोन उठाते ही कहती है, यार निशा, तुम लोग कहाँ हो? तू जानती है ना आज कितना इम्पोर्टेंट दिन है, तुम लोगों का टाइम पर पहुंचना बहुत जरूरी है। फोन से निशा की आवाज आती है, सुहानी हम बस रास्ते में ही हैं, तू चिंता मत कर, हम टाइम से पहुंच जाएंगे। तुम लोग निकलो, हम सीधे विशिंग वेल के पास ही आ रहे हैं। क्या विवेक और निशा वक्त पर पहुंच पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। निशा की बात सुनकर सुहानी कॉल कट कर देती है। तभी युवराज वॉशरूम से बाहर आता है। सुहानी को परेशान देखकर, हेलो फ्रेंड्स, मार्केट ज्ञानी लाइव फ्रॉम द ट्रेडिंग फ्लोर। देखिए नंबर्स का कमाल, क्वांट्स, चार्ट्स, एनालिसिस। एक्सक्यूज मी, आपके शो में एक छोटी सी एंट्री कर सकता हूँ? आप है कौन? बजाज फिनसर्व एएमसी से हूँ। क्विक क्वेश्चन, ये सब नंबर्स के चक्कर में इमोशंस भूल गए क्या? पर युवराज उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं हूं ना, सब अच्छे से होगा। सुहानी परेशानी भरी आवाज में कहती है, युवराज सर, समायरा कहाँ है? युवराज कहता है, उसने कहा है कि वो भी बस निकल रही है, वो टाइम से पहुंच जाएगी। सुहानी घबराते हुए कहती है, युवराज सर, हम उन्हें रोक तो पाएंगे ना? पिछली बार उसने आपके साथ।
ये कहते हुए सुहानी चुप हो जाती है। युवराज सुहानी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर उसे समझाते हुए कहता है, सुहानी, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब की बार हमारे साथ और कोई भी है। सुहानी कहती है, कौन है? युवराज कहता है, भैरवनाथ। ये कहते हुए युवराज सुहानी को भैरवनाथ के बारे में बताने लगता है। युवराज से भैरवनाथ के बारे में सुनकर सुहानी थोड़ी रिलैक्स होती है। इसके बाद वो दोनों विशिंग वेल जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। कुछ ही देर बाद युवराज की कार पुराने रोड पर आकर रुक जाती है। वहां कार के रुकते ही सुहानी घबराते हुए युवराज से कहती है, युवराज सर, समायरा आई क्या? वहां कार के रुकते ही सुहानी घबराते हुए युवराज से फिर कहती है, युवराज सर, समायरा आई क्या? युवराज कहता है, सुहानी, तुम इतना पैनिक मत करो। मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा। जस्ट ट्रस्ट मी। ये कहकर युवराज कार से बाहर निकलता है और सुहानी का हाथ पकड़कर विशिंग वेल की तरफ बढ़ जाता है। जैसे जैसे वो दोनों विशिंग वेल की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे सुहानी की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। रात हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा था। युवराज को अंधेरे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन सुहानी ने इस वक्त अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन किया हुआ था, जिससे वो आसपास देख पा रही थी। विशिंग वेल के पास पहुंचकर युवराज देखता है कि वहां भैरवनाथ पहले से खड़ा उन दोनों का इंतजार कर रहा था। उसे देखकर युवराज सुहानी के साथ उसके पास चला जाता है। जब युवराज भैरवनाथ के पास पहुंचता है, तब भैरवनाथ की नजर सुहानी पर जाती है। भैरवनाथ सुहानी को देखते हुए कहता है, तो यही है वो लड़की? युवराज सुहानी का हाथ थामे हुए कहता है, हाँ। भैरवनाथ सुहानी के पास जाकर गौर से उसे देखने लगता है। सुहानी भी अपने मोबाइल की रोशनी से भैरवनाथ को देखते हुए कहती है, मैंने आपको कई बार अपने सपने में देखा है। भैरवनाथ हैरानी से कहता है, सपने में? सुहानी कहती है, आप उस दिन उस गुफा में थे ना, जिस दिन मैं अपने पापा के साथ अघोरी बाबा के पास गई थी? भैरवनाथ मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, उस दिन मैं वहीं था। तभी मुझे पता चला कि कोई है जो उसे खत्म कर सकता है। सुहानी कहती है, मैं उसे युवराज सर के साथ मिलकर ही मुक्त कर सकती हूँ, अकेले नहीं। भैरवनाथ कहता है, कहाँ है वो अस्थियां? भैरवनाथ के ये सवाल करते ही सुहानी युवराज की तरफ देखने लगती है। युवराज सुहानी को देखकर हाँ में इशारा कर देता है। युवराज का इशारा मिलते ही सुहानी भैरवनाथ को कुछ कदम दूर उन अस्थियों के पास लेकर जाती है। युवराज अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ा समायरा का इंतजार कर रहा था। इस वक्त सुहानी भैरवनाथ के साथ उन अस्थियों के पास खड़ी थी और युवराज उनसे कुछ दूरी पर था। भैरवनाथ एक नजर युवराज को देखता है और अगले ही पल एक चाकू निकालकर उसे सुहानी के पेट में घुसाने के लिए बढ़ा देता है। इससे पहले कि वो चाकू सुहानी को नुकसान पहुंचा पाता, युवराज तेजी से आकर उस चाकू को पकड़ लेता है। अब उस चाकू का हैंडल भैरवनाथ के हाथ में और उसका धारदार भाग युवराज के हाथ में था, जिस वजह से युवराज के हाथ से इस वक्त बहुत खून बह रहा था। लेकिन युवराज इस वक्त गुस्से से भैरवनाथ को ही देख रहा था। भैरवनाथ अभी भी उस चाकू पर अपना जोर लगा रहा था, लेकिन युवराज की ताकत के सामने उसकी नहीं चल रही थी। अगले ही पल युवराज अपना एक हाथ चाकू से हटाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर भैरवनाथ को पीछे की तरफ धकेल देता है। युवराज के ऐसा करने पर भैरवनाथ अपनी जगह से कई मीटर दूर जाकर गिरता है। भैरवनाथ के गिरते ही उस जगह पर वो साया आ जाता है। ये सब देखकर युवराज समझ जाता है कि भैरवनाथ ने उसे धोखा दिया है और अब उसका ये प्लान फेल हो चुका है। युवराज जानता था कि वो और समायरा मिलकर भी उस साये भैरवनाथ और उस तांत्रिक को नहीं रोक पाएंगे। फिर भी युवराज बार बार रोड की तरफ देखते हुए समायरा का इंतजार कर रहा था।
सुहानी ने डर से युवराज का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी भैरवनाथ उस तांत्रिक के साथ युवराज के सामने आ जाता है और युवराज से कहता है, क्या हुआ युवराज, कुछ हैरान लग रहे हो? जिस पर भरोसा किया उसने धोखा दे दिया क्या? युवराज गुस्से में कहता है, भरोसा और तुझ पर? मुझे कभी भी तुझ पर भरोसा नहीं था, लेकिन ये जरूर लगा था कि तू अपना असली रंग इनके खत्म होने के बाद दिखाएगा और तब मैं तुझे संभाल लूंगा। लेकिन यहाँ देखकर लगता है कि तुझे कुछ ज्यादा ही जल्दी है। युवराज की बात पूरी होने पर तंत्रा कहती है, अब बस बहुत हो गया, इस लड़की को अभी खत्म करो, अब सिर्फ यही मेरे रास्ते में आ रही है। तंत्रा के ऐसा कहते ही भैरवनाथ अपनी आंखें बंद करके अपना मंत्र शुरू कर देता है। युवराज भैरवनाथ को एकटक देख रहा था। युवराज समझ गया था कि भैरवनाथ सुहानी को मारने के लिए मारण मंत्र पढ़ रहा था, जिसे रोकना युवराज या समायरा के लिए नामुमकिन था। सुहानी घबराते हुए कहती है, युवराज सर, वक्त हो गया है, मुझे नहीं लगता कि समायरा अब आने वाली है। युवराज अभी भी भैरवनाथ को ही देख रहा था। युवराज अपने मन में कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी मुझे ये करना पड़ेगा, लेकिन अब सुहानी की जान बचाने का बस एक ही रास्ता बचा है। ये सोचते हुए युवराज अपनी आंखें बंद करके कहता है, पद्मिनी, तुम्हारी जरूरत है। ये कहकर युवराज अपनी आंखें खोल लेता है। उसके सामने भैरवनाथ, वो साया और तंत्रा खड़े थे। सुहानी युवराज का हाथ थामे उसके साथ खड़ी थी। युवराज की हथेली भैरवनाथ के वार के कारण खून से लथपथ हो चुकी थी और समायरा के आने की अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। युवराज और सुहानी अपने 3 खतरनाक दुश्मनों के सामने खड़े थे और युवराज सुहानी पर होने वाले हर वार को रोकने के लिए उसके साथ खड़ा था। लेकिन इस वक्त भैरवनाथ सुहानी के लिए मारण मंत्र पढ़ रहा था, जिसके पूरे होते ही सुहानी का बचना नामुमकिन था। युवराज किसी मंत्र का तोड़ या उसे रोकना नहीं जानता था। युवराज अब अपना वो आखिरी पत्ता खोलने वाला था, जिसे उसने अंत के लिए बचा रखा था, क्योंकि अब उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। युवराज की नजर अब भी भैरवनाथ पर थी, जो बिना रुके लगातार मारण मंत्र पढ़ रहा था। मंत्र पढ़ते हुए उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन तभी भैरवनाथ के होंठ हिलने बंद हो जाते हैं। ऐसा होते ही भैरवनाथ अपनी आंखें खोल लेता है और हैरानी से युवराज को देखने लगता है। तंत्रा गुस्से में भैरवनाथ से कहती है, तू रुक क्यों गया? जल्दी से अपना मंत्र पूरा कर और इस लड़की को मार दे। भैरवनाथ बौखलाहट के साथ अपने हाथों से अपने होंठ की तरफ इशारा करने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके होंठ चिपक गए हों और वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा हो। भैरवनाथ की ये हालत देखकर सुहानी हैरान रह जाती है और युवराज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। तंत्रा गुर्राते हुए कहती है, तू कहना क्या चाहता है? भैरवनाथ अपना पूरा जोर लगाता है तो उसके मुंह से आवाज निकलती है, किसी ने मेरा मुंह बंद कर दिया है। ये कहते ही भैरवनाथ शॉक्ड रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अभी तो उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था और अब वो बोल कैसे पा रहा है। तंत्रा भी समझ जाती है कि यहाँ कुछ तो ऐसा हो रहा है जो इसकी समझ से बाहर है। वो गुस्से में चीखते हुए युवराज से कहती है, ये ना तू कर सकता है और ना समायरा। कौन है तेरे साथ? भैरवनाथ भी घबराते हुए युवराज को देखने लगता है। सुहानी भी अब तक कुछ समझ नहीं पाई थी। तभी उस साय से एक औरत की जोर से चीखने की आवाज आती है। ये आवाज इतनी भयानक थी कि सुहानी और भैरवनाथ अपने कान बंद कर लेते हैं। उस साय को तड़पते देख तंत्रा खुद से कहती है, ये कैसे हो सकता है? एक आत्मा को दर्द कौन दे सकता है? वो तंत्रा यही सोच रही होती है। तभी उसकी नजर युवराज के पीछे खड़े एक बेहद खूबसूरत शख्स पर जाती है।
वो पद्मिनी थी। इस वक्त उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में वही चमक थी जो हमेशा रहती थी। कुछ ही देर में पद्मिनी युवराज के पास आकर खड़ी हो जाती है। पद्मिनी को तंत्रा और भैरवनाथ दोनों नहीं जानते थे। वो दोनों एकटक पद्मिनी को ही देख रहे थे। सुहानी भी पद्मिनी को देखकर उतना ही घबरा जाती है जितना कि भैरवनाथ। तभी युवराज सुहानी से कहता है, डरो मत, सब ठीक है। युवराज को रिलैक्स देखकर सुहानी का डर भी कुछ कम होता है। युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर उन अस्थियों की तरफ बढ़ता है। युवराज को ऐसे जाते देख सुहानी उससे कहती है, युवराज सर, पद्मिनी अकेले उन्हें कैसे रोकेगी? उससे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। युवराज सुहानी का हाथ थामे चलते हुए कहता है, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अब युवराज उस जगह पर पहुंच जाता है जहां वो कलश दफन था। तभी तंत्रा गुस्से से युवराज को देखती है। युवराज के कलाई के निशान में फिर से तेज दर्द होता है और कुछ ही पलों में वो दर्द पूरे शरीर में फैल जाता है। युवराज दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर पद्मिनी के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है और वो एक नजर गुस्से से तंत्रा को देखती है। पद्मिनी के देखते ही तंत्रा के शरीर में भी बिल्कुल वैसा ही दर्द होता है जैसा इस वक्त युवराज को हो रहा था। तंत्रा अपने घुटने पर आकर जोर से चीखने लगती है। ऐसा होते ही उस तांत्रिक का ध्यान युवराज से हट जाता है और युवराज का दर्द फिर से कम हो जाता है। युवराज फिर से उठकर जमीन को खोदना शुरू कर देता है। पद्मिनी तंत्रा और मृदुला को टॉर्चर करना शुरू कर देती है। तभी वहां निशा, विवेक और राघव पहुंच जाते हैं। वो तीनों भागते हुए विशिंग वेल के पास आते हैं। फिर से एक मंत्र पढ़ने लगता है। पद्मिनी की नजर उस पर पड़ती है और भैरवनाथ अपनी जगह से कई फीट दूर जाकर एक पेड़ से टकराते हुए नीचे गिर जाता है। विशिंग वेल के पास पहुंचते ही निशा, विवेक और राघव इस सीन को देख लेते हैं और ये देखकर उन तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जहां युवराज और समायरा को होना चाहिए वहां पद्मिनी अकेले क्या कर रही है, और वो लोग भैरवनाथ को भी देखकर काफी कंफ्यूज थे। सामने का नजारा देखकर निशा कहती है, ये पद्मिनी यहाँ क्या कर रही है और वो ढोंगी बाबा कौन है? यहाँ हो क्या रहा है? विवेक आसपास नजर दौड़ाने लगता है और फिर उसकी नजर कुछ दूर खड़े युवराज और सुहानी पर जाती है जो इस वक्त जमीन खोद रहे थे। विवेक उन्हें देखते हुए निशा और राघव से कहता है, वो देखो, युवराज सर और सुहानी वहां हैं, चलो उनकी हेल्प करते हैं। निशा अभी भी अपने सामने हो रहे फाइट को देखते हुए कहती है, लेकिन ये लोग। निशा इतना ही कह पाई थी कि विवेक उसकी बात को काटते हुए कहता है, इसे छोड़ो, जो सामने है वो दोनों हमारे दुश्मन हैं। इनमें से एक तो पक्का आज मर ही जाएगा, जो बचेगा उससे हम निपट लेंगे। ये कहकर विवेक निशा का हाथ पकड़कर युवराज और सुहानी की तरफ बढ़ जाता है। क्या मोड़ लेगी ये लड़ाई? क्या पद्मिनी आज भैरवनाथ, तंत्रा और उस साय को मार देगी, या आएगा कोई नया मोड़? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। विवेक और राघव युवराज की मदद करने लगते हैं। अब निशा और सुहानी की नजर पद्मिनी पर जाती है। वो दोनों ये देखकर दंग रह जाती हैं कि पद्मिनी अकेले ही बड़े आराम से भैरवनाथ, तांत्रिक और उस साय को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रही थी। भैरवनाथ का एक भी मंत्र पद्मिनी पर काम नहीं कर रहा था और तंत्रा दर्द से चीख रही थी। निशा सुहानी से कहती है, यार ये पद्मिनी सिंघानिया क्या चीज है, और क्या ये हमारी साइड है? सुहानी हैरानी से पद्मिनी को देखते हुए कहती है, मुझे कुछ भी नहीं पता। निशा अपने आसपास देखते हुए कहती है, समायरा कहाँ है? सुहानी फिर से ना में सर हिलाते हुए कहती है, पता नहीं। निशा अपना मुंह बनाकर सुहानी को देखती है। तभी विवेक की आवाज आती है, युवराज सर, हो गया। जमीन के नीचे दबा हुआ वो कलश
अब दिखने लगा था। युवराज फौरन अपना हाथ अंदर डालकर उस कलश को उठाता है। जैसे ही वो कलश जमीन के बाहर आता है, वो साया उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पद्मिनी ने पहले ही उसे एक जगह पर बांध कर रखा था, जिस वजह से वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। भैरवनाथ अब तक घायल होकर उस विशिंग वेल के पास पड़ा था। तभी तंत्रा उस दर्द में भी अपनी जगह पर उठती है और पद्मिनी पर अपनी शक्तियां फिर से आजमाने लगती है। तंत्रा एक के बाद एक मंत्र लगातार पढ़े जा रही थी, लेकिन उसके किसी भी मंत्र का असर पद्मिनी पर नहीं हो रहा था। तभी वो एक गहरी सांस लेते हुए एक मंत्र पढ़कर पद्मिनी की तरफ देखती है। उसके ऐसा करते ही आग की बड़ी बड़ी लपटें तंत्रा के शरीर से निकलकर पद्मिनी की तरफ बढ़ने लगती हैं। ये देखकर तंत्रा खुश हो जाती है, क्योंकि ये उसका पहला मंत्र था जिसका पद्मिनी पर कुछ असर हुआ था। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि आग की लपटें पद्मिनी से कुछ ही दूर आकर गायब होने लगती हैं। ये सीन देखकर वहां खड़े हर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सिवाय युवराज के। युवराज वो कलश अपने हाथ में लिए हुए कहता है, सुहानी जल्दी चलो। सुहानी युवराज को रोकते हुए कहती है, युवराज सर, हमें कुछ और भी चाहिए। युवराज कहता है, क्या? सुहानी युवराज को समझाते हुए कहती है, युवराज सर, ये क्रिया हम आपको उस साए के साथ साथ उस तांत्रिक के कंट्रोल से छुड़ाने के लिए भी कर रहे हैं। इसके लिए हमें उसके बाल और एक नाखून की भी जरूरत पड़ेगी। निशा और विवेक लगभग चीखते हुए कहते हैं, क्या? सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती है। तभी पद्मिनी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और वहां खड़ी तंत्रा फिर से जोर से चीखने लगती है। कुछ ही पलों में तंत्रा के दाहिने हाथ की एक उंगली से उसका नाखून उखड़कर पद्मिनी के हाथ में आ जाता है और उसके बाद उसके कुछ बाल भी पद्मिनी के हाथ तक आ जाते हैं। ये सब देखकर सुहानी, निशा और विवेक दंग रह जाते हैं। तभी युवराज सख्त आवाज में कहता है, विवेक। विवेक युवराज की बात समझ जाता है और डरते हुए पद्मिनी के पास जाकर अपना हाथ बढ़ा देता है। पद्मिनी को इतने करीब से देखकर विवेक की हालत खराब हो रही थी। पद्मिनी वो नाखून और बाल विवेक के हाथ में रख देती है, जिसे लेकर विवेक भागते हुए युवराज के पास आ जाता है और अगले ही पल वो सभी वहां से चले जाते हैं। यहाँ भैरवनाथ और तंत्रा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उनके सामने खड़ी ये औरत कौन सी बला है, जिसके सामने वो एक पल भी नहीं टिक पा रहे हैं। वो लोग अब तक पूरी तरह से हार मान चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि अब वो पद्मिनी से नहीं लड़ सकते। पद्मिनी इस वक्त विशिंग वेल के बिल्कुल करीब खड़ी थी। वो धीरे धीरे उस विशिंग वेल की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए उस पर अपना दाहिना हाथ रख देती है। उस पर हाथ रखते ही पद्मिनी अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुछ ही पलों में पद्मिनी अपनी आंखें हैरानी से खोल लेती है। अभी तक जो शांति पद्मिनी के चेहरे पर थी, अब वो जा चुकी थी और अब उसके चेहरे पर बस हैरानी और गुस्सा था। पद्मिनी उस विशिंग वेल के अंदर देखती है। उसके ऐसा करते ही विशिंग वेल उसे अपने अंदर खींच लेता है और पद्मिनी उस कुएं के अंदर चली जाती है। ऐसा होते ही वो साया आजाद हो जाता है। भैरवनाथ ये सब देखकर दंग रह जाता है। वो हिम्मत करके अपनी जगह से उठते हुए कहता है, ये क्या हुआ? वो कहाँ गई? तंत्रा सीरियस होकर विशिंग वेल को देखते हुए कहती है, जहां भी गई है वापस नहीं आएगी। कुछ देर रुककर वो आगे कहती है, अब चलो, उन्हें रोकना है। इधर युवराज सुहानी और बाकी लोगों के साथ नदी के किनारे पहुंच गया था। सुहानी युवराज के हाथ से उस कलश को लेकर उसमें उस तांत्रिक के नाखून और बाल को डाल देती है। ये करने के बाद सुहानी युवराज को देखती है। सुहानी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो युवराज से कुछ कहना चाहती है, लेकिन कह नहीं पा रही है। सुहानी एक बार युवराज को देखती है और एक बार उसकी हथेली को।
युवराज की हथेली भैरवनाथ के चाकू से बुरी तरह से कटी हुई थी। युवराज सुहानी के मन की बात समझ जाता है और फौरन एक चाकू लेकर अपनी कटी हुई हथेली पर एक और कट लगा देता है। युवराज के ऐसा करते ही सुहानी की आंखें नम हो जाती हैं और वहां खड़े बाकी लोग हैरान रह जाते हैं। युवराज अपने दूसरे हाथ से सुहानी के आंसू पोंछते हुए कहता है, अब क्या करना है? सुहानी कलश युवराज की तरफ बढ़ा देती है। युवराज अपना हाथ आगे बढ़ाकर खून की कुछ बूंदें कलश में गिराता है। युवराज के ऐसा करने के बाद सुहानी अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने मन में कुछ जाप करने लगती है। कुछ देर में सुहानी अपनी आंखें खोलते हुए कहती है, युवराज सर, अब वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। सुहानी के ऐसा कहते ही उसे एक भयानक आवाज सुनाई देती है जो कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। ये आवाज सुनते ही युवराज की आंखों की पुतलियां लाल हो जाती हैं और वो पीछे मुड़ता है। वहां तंत्रा उस साय के साथ थी। उसे वहां देखते ही युवराज के मन में पद्मिनी का ख्याल आता है। वो जानता था कि पद्मिनी के होते हुए उनका यहाँ होना पॉसिबल नहीं था। इस वक्त युवराज और तंत्रा आमने सामने खड़े थे और सुहानी नदी के किनारे बैठी थी। इससे पहले कि वो साया या तंत्रा कुछ कर पाते, सुहानी उस कलश की अस्थियों को नदी में बहा देती है। सुहानी के ऐसा करते ही तीनों लोग एक साथ चीख पड़ते हैं, युवराज, वो साया और तंत्रा। वो साया फौरन वहां से गायब हो जाता है, लेकिन युवराज और तंत्रा घुटने के बल जमीन पर बैठ जाते हैं। युवराज के शरीर से मृदुला का एक और अंश खत्म हो गया था, इसीलिए उसे फिर से बहुत तकलीफ हो रही थी। सुहानी ने आज मृदुला के साथ साथ युवराज पर से तंत्रा के कंट्रोल को भी खत्म कर दिया था, जिस वजह से तंत्रा को भी बहुत तकलीफ हो रही थी। युवराज और तंत्रा एक दूसरे के आमने सामने घुटने के बल बैठे थे और बाकी सब उनसे कुछ दूर थे, क्योंकि पिछली बार समायरा ने बताया था कि इस वक्त किसी का भी युवराज को छूना ठीक नहीं है। कुछ ही देर में तंत्रा के चारों तरफ काला धुआं फैल जाता है। धुआं देखकर युवराज अपना सर उठाता है और पल भर में तंत्रा उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। भैरवनाथ को पद्मिनी ने इस हद तक घायल कर दिया था कि इस वक्त उसकी युवराज के सामने जाने की हिम्मत नहीं होती। धीरे धीरे युवराज का दर्द कम होता है और वो अपनी जगह से उठने की कोशिश करता है। विवेक युवराज को पकड़कर उठने में उसकी मदद करता है। युवराज उठकर कहता है, पद्मिनी कहाँ है? युवराज का सवाल सुनकर सभी लोग खामोश रहते हैं। किसी के पास भी युवराज के सवाल का जवाब नहीं था। युवराज खुद से कहता है, कुछ तो गलत हुआ है, वरना पद्मिनी के होते हुए ये यहाँ नहीं आ सकते थे। युवराज अपना अगला सवाल करता है, क्या समायरा आई? सुहानी ना में अपना सर हिला देती है। युवराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज हुआ क्या है। अब उसे पद्मिनी के साथ साथ समायरा की भी फिक्र होने लगी थी। सभी फौरन कार की तरफ बढ़ जाते हैं। युवराज के कई बार कॉल करने पर भी समायरा उसका कॉल रिसीव नहीं करती। ये देखकर युवराज सभी को राघव के साथ अपने घर भेज देता है, सिवाय सुहानी के। युवराज सुहानी को अपने साथ लेकर अर्नव के घर की तरफ बढ़ जाता है। रात के 10 बज रहे थे। अर्नव अपने घर में समायरा का वेट कर रहा था, लेकिन समायरा अब तक घर नहीं आई थी। अर्नव बार बार उसे कॉल कर रहा था, लेकिन समायरा उसका भी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। समायरा ने पहले भी कई बार ऐसा किया था, इसीलिए अर्नव ने अब तक कोई सीरियस रिएक्शन नहीं लिया था। लेकिन हर बार से अलग आज अर्नव का मन बहुत बेचैन हो रहा था। कुछ देर और इंतजार करने के बाद अर्नव समायरा को ढूंढने जाने का फैसला करता है। वो फौरन अपनी कार बाहर निकालता है और समायरा को ढूंढने चला जाता है। अर्नव हर उस जगह पर जाकर समायरा को ढूंढता है जहां उसके होने के चांसेस थे, लेकिन उसे समायरा कहीं भी नहीं मिलती।
तभी अर्नव को कुछ याद आता है और वो फौरन अपना मोबाइल साइड में रखकर कार तेजी से पुराने रोड की तरफ बढ़ा देता है। कुछ ही देर में अर्नव पुराने रोड के पास पहुंच जाता है। कुछ दूर तक जाने के बाद उसे रोड पर एक लड़की पड़ी हुई दिखाई देती है। अर्नव को ये समझने में देर नहीं लगती कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि समायरा है। समायरा रोड पर बेहोश पड़ी थी। अर्नव फौरन उसके पास चला जाता है। वो समायरा के पास बैठकर उसका सर अपनी गोद में रखता है। समायरा का चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। जैसे ही अर्नव समायरा के चेहरे से उसके बाल हटाता है, समायरा का चेहरा देखकर उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। अर्नव देखता है कि समायरा का चेहरा खून से लथपथ था। इसके बाद अर्नव की नजर समायरा की बॉडी पर जाती है। उसके शरीर से खून पानी की तरह बह रहा था। अर्नव ये देखकर दंग रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि समायरा की ऐसी हालत कौन कर सकता है। वो बिना देर किए समायरा को अपनी बाहों में लेकर उसे अपनी कार में ले जाता है और कार हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा देता है। इधर युवराज अर्नव के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि अर्नव के घर पर कोई नहीं है। ये सब देखकर युवराज का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से सब कुछ उसके हाथ से कैसे निकलता जा रहा है। सुहानी इस वक्त युवराज के साथ थी, इसीलिए उसने अब तक अपने गुस्से को कंट्रोल किया हुआ था। वो अपना गुस्सा जाहिर करके सुहानी को डराना नहीं चाहता था। युवराज फौरन अर्नव को कॉल करता है। अर्नव हॉस्पिटल में आईसीयू के बाहर खड़ा डॉक्टर के बाहर आने का वेट कर रहा था, जो अभी समायरा का इलाज कर रहे थे। अर्नव इस वक्त बहुत परेशान था, इसीलिए अपने किसी भी कॉल को आंसर नहीं कर रहा था। युवराज रॉबिन को कॉल करके अर्नव और समायरा के फोन लोकेशन को ट्रैक करने के लिए कहता है। 5 मिनट के अंदर रॉबिन कॉल करके युवराज से कहता है, युवराज सर, अर्नव और समायरा दोनों हॉस्पिटल में हैं। रॉबिन के ऐसा कहते ही युवराज फौरन सुहानी के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। युवराज अपने हॉस्पिटल कॉल करके समायरा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है। इधर अर्नव अभी भी आईसीयू के बाहर बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। तभी वो देखता है कि डॉक्टर्स की एक पूरी टीम भागते हुए आईसीयू के अंदर जाने लगती है। अर्नव एक डॉक्टर को रोकते हुए कहता है, डॉक्टर, यहाँ क्या हो रहा है? समायरा ठीक तो है ना? डॉक्टर हड़बड़ी में अर्नव से कहते हैं, एएसपी सर, मिस्टर युवराज दीवान का कॉल आया था। उन्होंने कहा है कि अंदर जो पेशेंट है उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसलिए हॉस्पिटल के बेस्ट डॉक्टर्स उसकी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। आप प्लीज मुझे भी जाने दीजिए। ये कहते हुए वो डॉक्टर आईसीयू के अंदर चला जाता है। डॉक्टर की बात सुनकर अर्नव हैरानी से खुद से कहता है, ये युवराज का समायरा से क्या कनेक्शन है? पिछली बार भी वही समायरा को प्रोटेक्ट कर रहा था और अब फिर से उसने समायरा को बचाने के लिए पूरा हॉस्पिटल लगा दिया है। आखिर चल क्या रहा है? अर्नव इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। तभी युवराज हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वो फौरन अर्नव के पास जाकर कहता है, किसने किया ये सब? क्या हुआ था समायरा के साथ और पद्मिनी का क्या हुआ? जानने के लिए सुनते रहिए साया अ कर्स लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अर्नव युवराज के चेहरे को देखकर ही समझ जाता है कि इस वक्त युवराज समायरा के लिए बहुत परेशान है। युवराज का समायरा पर इतना ध्यान देना अर्नव को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो जानता था कि युवराज ने शुरू से समायरा को प्रोटेक्ट किया था, इसीलिए वो आज रात की सारी बातें युवराज को बता देता है। सारी बातें सुनकर युवराज अर्नव से कहता है, तो आप नहीं जानते कि समायरा की यह हालत किसने की? अर्नव ना में अपना सर हिलाकर कहता है, नहीं। सुहानी भी इस वक्त युवराज के साथ खड़ी थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि समायरा की ये हालत कौन कर सकता है, क्योंकि उनके सारे दुश्मनों से तो पद्मिनी पहले ही निपट चुकी थी। अर्नव की नजर भी युवराज के साथ खड़ी सुहानी पर पड़ती है, लेकिन वो अभी भी इतना परेशान था कि उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। कुछ ही देर में सारे डॉक्टर्स आईसीयू से बाहर निकलकर युवराज के पास आ जाते हैं।
युवराज को देखकर उन सब की हालत खराब हो रही थी। अर्नव और सुहानी ये बात अच्छे से नोटिस कर रहे थे। एक डॉक्टर युवराज से कहता है, मिस्टर दीवान, पेशेंट अब खतरे से बाहर है, लेकिन वो अभी भी बेहोश है। शायद कल तक उन्हें होश आ जाए। डॉक्टर की बात सुनकर युवराज, अर्नव और सुहानी एक चैन की सांस लेते हैं। युवराज कहता है, समायरा को किस तरह की चोट लगी है? डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर दीवान, हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि उनकी इंजरी किस तरह की है, क्योंकि उनके पूरे शरीर पर इंजरी है, लेकिन किसी चीज से मारने के कोई निशान नहीं है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें इतनी चोट कैसे लगी। युवराज कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, यू कैन गो नाउ। युवराज के ऐसा कहते ही वो डॉक्टर फौरन वहां से चला जाता है। सुहानी और अर्नव डॉक्टर की बात सुनकर हैरान थे। युवराज अर्नव से कहता है, एएसपी सिंह, क्या आप समायरा के साथ यहीं रुकेंगे? युवराज के सवाल पर अर्नव हाँ में अपना सर हिला देता है। तभी युवराज के 10 से 12 बॉडीगार्ड्स आईसीयू के बाहर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर अर्नव को फिर से ये बात खटकने लगती है। उनके आने पर युवराज अर्नव से कहता है, ये हर वक्त समायरा को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, देन कॉल मी। अर्नव भी बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, इसके बाद युवराज हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है और अर्नव उसे जाते हुए देखने लगता है। युवराज ने अभी अभी अर्नव की ईगो को हर्ट कर दिया था। अर्नव खुद एक काबिल और बड़ा पुलिस ऑफिसर था। उसके होते हुए युवराज उस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा था जिससे वो प्यार करता था। ये बात अर्नव को बहुत खटक रही थी, लेकिन बात समायरा की सिक्योरिटी की थी, इसीलिए अर्नव इस बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। हॉस्पिटल से निकलते ही युवराज पूरी स्पीड से अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। एक और बहुत जरूरी काम था जो युवराज को आज ही करना था। युवराज अभी भी खामोश था। उसके मन में अभी 3 सवाल चल रहे थे। पहला, समायरा पर अटैक किसने किया? इसके जवाब में उसके मन में सिद्धार्थ का नाम आ रहा था, लेकिन युवराज जानता था कि सिद्धार्थ में इतना दम नहीं है कि वो समायरा की ऐसी हालत कर सके। दूसरा सवाल कि पद्मिनी कहाँ है, और तीसरा सवाल कि जो आज उसने नदी के पास देखा वो क्या था। इस वक्त वो तीसरा सवाल युवराज को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। सुहानी भी आज युवराज की हालत समझ रही थी, इसीलिए वो भी इस वक्त युवराज से कोई सवाल नहीं करती। कुछ ही देर में युवराज अपने घर पहुंच जाता है। कार से निकलते ही युवराज सुहानी का हाथ थामे बड़ी तेजी से अपने घर के अंदर आता है। घर के अंदर आते ही युवराज देखता है कि निशा, विवेक और यशवंत अभी लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। राघव किसी काम से अपने घर जा चुका था। यशवंत विवेक और निशा से युवराज के बारे में पूछ रहे थे और वो दोनों उनके हर सवाल को टाले जा रहे थे। यशवंत को अब तक ये एहसास हो चुका था कि वो सब उनसे छुपकर कुछ बड़ा कर रहे हैं, जिससे वो परेशान हो गए थे। युवराज गुस्से से लाल होकर लिविंग एरिया में आता है और वहां आते ही वो फौरन शुभ्रा के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। युवराज एक किक मारकर उसके कमरे का दरवाजा तोड़ देता है। युवराज को ऐसा करते देख डर से यशवंत का गला सूख जाता है। वो युवराज को रोकने की कोशिश करते हुए उसके पीछे शुभ्रा के कमरे में चले जाते हैं। सुहानी, निशा और विवेक को भी कुछ समझ नहीं आता। वो तीनों भी शुभ्रा के कमरे में चले जाते हैं। शुभ्रा अपने बेड पर आराम से सो रही थी। उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा टूट जाता है। दरवाजा टूटते ही शुभ्रा बेड से उठ जाती है और गुस्से से युवराज को अपनी तरफ आते देखती है। शुभ्रा बड़ी मासूमियत से युवराज से कहती है, युवराज, क्या हुआ बेटा, तुम? शुभ्रा इतना ही कह पाई थी, तभी युवराज उसकी गर्दन पकड़कर उसे पीछे धकेलते हुए दीवार से सटा देता है। युवराज के ऐसा करते ही यशवंत के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं। निशा, सुहानी और विवेक ये देखकर दंग रह जाते हैं।
उन तीनों ने अब तक युवराज को शुभ्रा से बड़े प्यार और इज्जत से पेश आते देखा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि युवराज उसके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। सुहानी को ऐसा लगता है शायद युवराज गुस्से में है। सुहानी युवराज को रोकने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ती है। इससे पहले कि सुहानी युवराज और शुभ्रा तक पहुंच पाती, यशवंत सुहानी का हाथ पकड़कर उसे रोक लेते हैं। ये देखकर सुहानी और निशा को कुछ भी समझ नहीं आता कि वहां हो क्या रहा है, लेकिन विवेक अब तक काफी कुछ समझ गया था। विवेक की नजर फौरन शुभ्रा के दाएं हाथ पर जाती है। वो शुभ्रा की कलाई पर मृदुला के पति के नाम का टैटू देख लेता है। युवराज की गिरफ्त में शुभ्रा मासूमियत का नाटक करते हुए घबराहट भरी आवाज में कहती है, युवराज बेटा। शुभ्रा इतना ही कह पाई थी, तभी युवराज उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए गुस्से से कहता है, पद्मिनी कहाँ है? युवराज का ये सवाल सुनकर शुभ्रा के चेहरे की वो मासूमियत और घबराहट गायब हो जाती है और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। कुछ ही पलों में शुभ्रा की आंखों की पुतलियां भी सफेद हो जाती हैं। शुभ्रा को इस तरह से देखकर निशा, सुहानी और विवेक हैरान रह जाते हैं। ये सोचकर ही उन तीनों के दिल की धड़कन बढ़ रही थी कि जिस साय को वो कब से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वो इतने दिनों से उन्हीं के साथ रह रही थी। शुभ्रा को देखकर निशा डर से विवेक का हाथ थाम लेती है। यशवंत के चेहरे पर इस वक्त सिर्फ डर था। उन्हें कोई हैरानी नहीं हो रही थी। उन्हें देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो पहले से ही शुभ्रा की सच्चाई जानते हैं। शुभ्रा युवराज के सवाल का कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर युवराज गुस्से में फिर से कहता है, मैंने पूछा पद्मिनी कहाँ है? शुभ्रा डेविल स्माइल के साथ एक भयानक आवाज में कहती है, वो औरत वहां पहुंच गई जहां से कोई लौट कर नहीं आता। उसे कोई ने अपने अंदर खींच लिया। ये कहते हुए शुभ्रा का पूरा शरीर काले धुएं में बदल जाता है। वो युवराज की पकड़ से छूट जाती है और वहां से गायब हो जाती है। कुछ देर के लिए वहां बिल्कुल खामोशी छा जाती है। निशा उस खामोशी को तोड़ते हुए कहती है, क्या पद्मिनी अब जिंदा नहीं है? यशवंत बौखलाहट के साथ कहते हैं, नहीं, पद्मिनी नहीं मर सकती। उसे कोई नहीं मार सकता। सुहानी यशवंत को देखते हुए कहती है, लेकिन आप ये इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? यशवंत कहते हैं, क्योंकि मैं उसकी ताकत को जानता हूं। उसे मारने की ताकत किसी में नहीं है। सुहानी कहती है, लेकिन शुभ्रा, मेरा मतलब मृदुला ने तो यही कहा ना कि पद्मिनी को विशिंग वेल ने खींच लिया। यशवंत कहते हैं, पद्मिनी को उसकी मर्जी के बिना कोई कहीं नहीं लेकर जा सकता, चाहे वो कितनी ही बड़ी शक्ति क्यों ना हो। विवेक यशवंत की बात को काटते हुए कहता है, नहीं अंकल, ऐसा हो सकता है। यशवंत क्यूरियस होकर विवेक को देखते हैं। युवराज अभी भी कुछ सोच रहा था। विवेक की बात सुनकर उसकी नजर भी विवेक पर चली जाती है। विवेक आगे कहता है, बाबा ने कहा था कि उस कुएं में काली शक्ति का एक स्रोत है। इसका मतलब जो शुभ्रा, मेरा मतलब मृदुला ने कहा, वो हो सकता है। विवेक की बात सुनकर यशवंत के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो पास रखे एक चेयर पर बैठ जाते हैं। सुहानी यशवंत के पास आकर कहती है, अंकल, पद्मिनी सिंघानिया कौन है और आप उसे कैसे जानते हैं? सुहानी का सवाल सुनकर यशवंत युवराज की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन युवराज यशवंत से अपनी नजरें फेर लेता है। यशवंत कहते हैं, पद्मिनी कौन है और कहां से आई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उससे कई साल पहले मिला था। वो युवराज को ढूंढते हुए मेरे पास आई थी। ये कहते हुए यशवंत सुहानी के चेहरे को देखते हैं, जो सवालिया नजरों से यशवंत को ही देख रही थी।
यशवंत एक गहरी सांस लेकर अपनी बात शुरू करते हैं। मेरे एक गलत फैसले की वजह से यशवंत की बात सुनकर सुहानी उनसे कहती, कि वो कौन है और किस मकसद से आई है। यशवंत ना में अपना सर हिला देते हैं। सुहानी अपना अगला सवाल करती है, अंकल, ऐसी क्या बात थी कि आपने युवराज सर को इतनी कम उम्र में उस तांत्रिक को सौंप दिया। सुहानी का सवाल सुनकर युवराज की नजरें यशवंत पर आकर रुक जाती हैं। युवराज भी सुहानी के इस सवाल का जवाब जानना चाहता था। यशवंत अब काफी नर्वस हो गए थे। वो फौरन उस कमरे से बाहर चले जाते हैं। यशवंत के जाने के बाद विवेक निशा का हाथ पकड़कर उसे भी वहां से ले जाता है। युवराज का चेहरा तो इस वक्त बिल्कुल शांत था, लेकिन विवेक उसकी आंखों में उसकी बेचैनी देख पा रहा था। निशा और विवेक के जाने के बाद सुहानी युवराज की तरफ बढ़ती है, जो खामोशी से बेड पर बैठा कुछ सोच रहा था। सुहानी युवराज के पास जाकर बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसके कंधे पर अपना सर रख देती है। युवराज भी अपने दोनों हाथों से सुहानी का हाथ थामते हुए उसके सर पर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है।
ऐसा करते हुए युवराज के मन को बहुत सुकून मिल रहा था। वो सुहानी ही है जो किसी भी सिचुएशन में युवराज को शांत कर सकती है और युवराज ये बात बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन सुहानी नहीं जानती कि युवराज इस वक्त किसी बात को लेकर बहुत परेशान है। कुछ देर इसी तरह बैठे रहने के बाद सुहानी युवराज को लेकर उसके कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद भी युवराज अपने बेड पर बैठे कहीं खोया रहता है। सुहानी उसे देखकर समझ नहीं पा रही थी कि युवराज को आखिर हुआ क्या है। इससे पहले उसने कभी युवराज को इस तरह से लॉस्ट नहीं देखा था। कुछ देर बाद युवराज शॉवर लेने के लिए जाता है। सुहानी बेड पर बैठी हुई युवराज के बारे में ही सोच रही थी। युवराज वॉशरूम से बाहर आया ही था, तभी उसे कुछ याद आ जाता है। वो अपने कमरे में रखा एक बांस उठाकर गुस्से में उसे नीचे पटक देता है और वो बांस पूरी तरह से टूट जाता है। बांस के टूटने की आवाज सुनकर सुहानी की नजर युवराज पर जाती है। इसके बाद युवराज एक एक करके अपने कमरे के सारे सामान को नीचे पटक कर तोड़ने लगता है। उसका चेहरा गुस्से से पूरी तरह से लाल हो गया था और धीरे धीरे उसके आंखों की पुतलियां भी लाल होने लगती हैं। ये सब देखकर सुहानी बहुत ज्यादा डर जाती है। आज पहली बार युवराज को सामने खड़ी सुहानी की भी फिक्र नहीं हो रही थी। वो लगातार कमरे के सामान को गुस्से में तोड़े जा रहा था। कुछ ही देर में कमरे में रखा सारा सामान हिलने लगता है और टूटकर इधर उधर बिखरने लगता है। युवराज को इस वक्त किसी चीज का होश नहीं था। वो अभी इस हद तक गुस्से में था कि उसका बस चलता तो एक ही पल में सब कुछ खत्म कर देता। सुहानी समझ गई थी कि ये सब युवराज के गुस्से की वजह से हो रहा है। सुहानी कुछ सोचकर युवराज के पास चली जाती है। युवराज ने एक और फ्लावर वास तोड़ने के लिए उठाया ही था, तभी सुहानी उसे कसकर गले लगा लेती है। सुहानी के ऐसा करने पर युवराज शांत होने लगता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। ऐसा करते ही युवराज के आंखों में आंसू आने लगते हैं। सुहानी को अपने गर्दन के पास कुछ नमी महसूस होती है और उसे समझ आ जाता है कि ये नमी और कुछ नहीं, युवराज के आंसू हैं। कुछ ही देर में युवराज सुहानी को गले लगाए हुए फूट फूट कर रोने लगता है। सुहानी हैरान थी और उससे भी ज्यादा उसे युवराज की फिक्र हो रही थी। उसने कभी युवराज को इस तरह से रोते नहीं देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज युवराज के इस हालत की वजह क्या है। इन सब की वजह पद्मिनी या समायरा तो नहीं हो सकते थे। युवराज काफी देर तक सुहानी को अपनी हद तक परेशान कर रही है। कुछ घंटों बाद सुहानी की भी आंख लग जाती है। सुबह के 6 बजे थे। हर दिन से अलग युवराज अब तक सोया हुआ था, लेकिन यशवंत जॉगिंग के लिए घर से बाहर निकल रहे थे। विवेक अपने कमरे की खिड़की से उन्हें घर से बाहर जाते हुए देखता है। यशवंत के बाहर जाते ही विवेक अपने कमरे से बाहर निकल जाता है और दबे पांव यशवंत के कमरे में चला जाता है। विवेक उनके कमरे में जाकर कुछ ढूंढने लगता है। सबसे पहले वो ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर उनके कोम्ब को चेक करता है, फिर उसे वहीं रख देता है।
इसके बाद विवेक यशवंत के बेड के पास जाता है और उनके पिलो पर लगे उनके कुछ बाल उठा लेता है और गौर से देखने लगता है। विवेक वो बाल लेकर यशवंत के कमरे से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद युवराज नींद से जागता है। आंखें खोलते ही उसकी नजर उसकी बाहों में सोई सुहानी पर जाती है, जो बड़े आराम से सो रही थी। युवराज सुहानी के करीब जाकर उसके माथे पर किस करता है और फिर उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि कैसे कल फिर से सुहानी ने युवराज को संभाल लिया था, जब युवराज खुद के कंट्रोल से बाहर हो चुका था। युवराज को अभी सुहानी पर और भी प्यार आ रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि चाहे जो हो जाए, उसकी लाइफ में एक ऐसा इंसान है जो कभी किसी भी कंडीशन में उसका साथ नहीं छोड़ेगा। कुछ देर सुहानी को निहारने के बाद युवराज बेड से उठ जाता है और अपना फोन चेक करता है। उसके फोन पर समायरा की हेल्थ अपडेट आ गई थी। उसे देखकर युवराज अर्नव को कॉल करता है। अर्नव फोन उठाकर कहता है, हेलो। युवराज कहता है, एएसपी सिंह, समायरा अब कैसी है? अर्नव कहता है, अभी भी बेहोश है। युवराज कहता है, अर्नव कहता है, मिस्टर युवराज, एनी प्रॉब्लम? युवराज सीरियस होकर कहता है, एएसपी सिंह, आई नीड योर हेल्प। कुछ देर बाद युवराज अपनी बालकनी पर खड़ा कुछ सोच रहा था। तभी सुहानी की नींद खुलती है। सुहानी देखती है कि बेड पर युवराज नहीं है। उसे कल रात युवराज की हालत याद आ जाती है और वो उठकर पूरे कमरे में युवराज को ढूंढने लगती है। तभी सुहानी की नजर युवराज पर जाती है, जो बालकनी पर खड़े होकर बाहर की तरफ देख रहा था। सुहानी बेड से नीचे उतरकर भागते हुए युवराज के पास जाती है और उसके सीने से लग जाती है। युवराज को हक करते ही सुहानी बिल्कुल शांत हो जाती है। युवराज भी सुहानी को अपनी बाहों में ले लेता है। वो समझ जाता है कि सुहानी अभी उसके लिए परेशान है। सुहानी युवराज से कहती है, आप ठीक हो? युवराज धीरे से कहता है, सुहानी युवराज से अलग होकर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, कोई प्रॉब्लम है? युवराज सुहानी को अपने पास खींचते हुए कहता है, नहीं तो। सुहानी खामोशी से युवराज को देखने लगती है। युवराज सुहानी की आंखों में उदासी साफ देख पा रहा था। ये देखते हुए युवराज कहता है, क्या हुआ? सुहानी मासूमियत से युवराज से कहती है, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम इसीलिए नहीं बताते ना क्योंकि मैं समायरा की तरह आपकी हेल्प नहीं कर सकती? युवराज सुहानी को अपने और करीब लाते हुए कहता है, तुमसे ऐसा किसने कहा कि तुम मेरी हेल्प नहीं कर रही? मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे बिना हमारा कोई प्लान एग्जीक्यूट हो सकता है? सुहानी कुछ सोचते हुए ना में अपना सर हिला देती है। युवराज आगे कहता है, तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सुहानी कहती है, लेकिन आप मुझे सारी बातें क्यों नहीं बताते? आपने पद्मिनी की बात भी मुझसे छुपाई। युवराज सुहानी के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। वो फिर से सुहानी को हक कर लेता है। सुहानी को अपनी बाहों में लिए हुए युवराज खुद से कहता है, मैं तुम्हें सारी बातें इसलिए नहीं बताता क्योंकि मुझे पता है कि सब कुछ जानकर तुम मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दोगी और वो मैं नहीं होने दे सकता। युवराज यही सोच रहा था, तभी सुहानी के मुंह से हल्की आवाज आती है, आ! युवराज कहता है, क्या हुआ? सुहानी दर्द भरी आवाज में कहती है, पता नहीं क्यों पांव में दर्द हो रहा है। सुहानी के ऐसा कहने पर युवराज उसके पांव की तरफ देखता है। सुहानी के दोनों पांव के नीचे खून फैला हुआ था। ये देखकर युवराज को समझ नहीं आता कि सुहानी को चोट कैसे लगी। तभी उसकी नजर कमरे के फ्लोर पर जाती है, जहां जगह जगह टूटे हुए कांच बिखरे पड़े थे और सुहानी ने अपने पैर में कुछ नहीं पहना था। वो युवराज के लिए इतनी परेशान थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि बालकनी तक जाते हुए उसके पैर में कुछ कांच के टुकड़े लग गए थे।
युवराज सुहानी को अपनी गोद में उठाकर बेड के पास ले जाता है। युवराज सुहानी को बेड पर बैठाता है और उसके सामने बैठकर उसके पांव पर लगे कांच निकालने लगता है। जैसे ही युवराज सुहानी के पांव में लगा पहला कांच निकालता है, सुहानी लगभग रोते हुए कहती है, युवराज सर, आप ये क्या कर रहे हो? बहुत दर्द हो रहा है। युवराज सुहानी को डांटते हुए कहता है, चुपचाप बैठी रहो, स्टूपिड गर्ल। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या कि नीचे टूटे हुए कांच है? बिना स्लीपर के फ्लोर पर चलने की क्या जरूरत थी? कितने सारे कांच पैर में लग गए हैं और कुछ अंदर जाकर टूट भी गए हैं। युवराज की डांट सुनकर सुहानी खामोश हो जाती है। युवराज सुहानी को डांट तो रहा था, लेकिन वो जानता था कि ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। युवराज सुहानी के पांव से कुछ कांच के टुकड़े निकाल देता है, लेकिन कुछ कांच उसके पैर के अंदर जाकर टूट चुके थे। उन्हें देखकर युवराज सुहानी से कहता है, अब थोड़ा दर्द होगा, ओके? सुहानी दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ हाँ में अपना सर हिला देती है। युवराज फिर से सुहानी का पांव अपने एक हाथ में लेकर दूसरे हाथ की उंगली उस कांच के ऊपर रख देता है, जो कांच सुहानी के पैर के अंदर जाकर टूट गया था। युवराज एक नजर सुहानी को देखता है और फिर अपनी उंगली पीछे ले लेता है। युवराज के ऐसा करने पर वो कांच का टुकड़ा बाहर आ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे युवराज की उंगली चुंबक हो और वो कांच का टुकड़ा लोहा। युवराज के ऐसा करते ही दर्द से सुहानी की चीख निकल जाती है। युवराज को भी सुहानी को दर्द में देखकर तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसके लिए ये करना जरूरी था। वो कांच का टुकड़ा निकालकर युवराज अपना हाथ सुहानी की उस चोट पर रख देता है और कुछ ही पल में अपना वो हाथ हटा देता है। युवराज के हाथ हटाने पर हमेशा की तरह सुहानी की चोट बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब सुहानी के पांव में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। युवराज अपनी जगह से उठता है और अपने आसपास कुछ ढूंढने लगता है। वो सुहानी के स्लीपर्स उसके पैरों के नीचे रखते हुए कहता है, इसे पहनो और अपने रूम में जाकर रेडी हो जाओ, हमें समायरा के पास जाना है। सुहानी वहां से उठकर कहती है, युवराज सर, क्या हम पद्मिनी को नहीं ढूंढेंगे? युवराज कहता है, तुम्हें याद नहीं मैंने कल रात क्या कहा था? पद्मिनी को किसी की जरूरत नहीं है, तुम फिक्र मत करो, वो जहां भी होगी खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। हमें अब उस आखिरी कलश की अस्थियों को डिस्ट्रॉय करना है, ओके? क्या होगा आगे? क्या युवराज और सुहानी उस आखिरी कलश को भी डिस्ट्रॉय कर पाएंगे? क्या सुहानी और उसके दोस्त पद्मिनी के राज का पता लगा पाएंगे? क्या हुआ था समायरा के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। युवराज की बात सुनकर सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती है और कमरे से बाहर की तरफ जाने लगती है। सुहानी युवराज के कमरे का दरवाजा खोलती है तो बाहर विवेक खड़ा था। विवेक युवराज को देखकर कहता है, युवराज सर, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। युवराज कहता है, ठीक है, मैं आता हूं। कुछ देर बाद युवराज निशा और सुहानी के कमरे में आ जाता है। वहां निशा, सुहानी और विवेक पहले से बैठे हुए थे। युवराज की नजर विवेक के हाथ पर पड़ती है। उसके हाथ में एक कटार था। विवेक उसे युवराज की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, युवराज सर, ये बाबा ने दिया है और कहा है कि जब हमें कुछ समझ ना आए तब हम इसका इस्तेमाल करें। युवराज विवेक के हाथ से वो कटार लेकर उसको गौर से देखता है। युवराज समझ गया था कि बाबा ने वो कटार भैरवनाथ को मारने के लिए दिया था। युवराज जानता था कि भैरवनाथ ने मृत्युंजय साधना सिद्ध किया है और उसे सिर्फ उसके गुरु मार सकते हैं। उस कटार में बाबा का एक अंश था जो भैरवनाथ को मारने के साथ साथ फ्यूचर में सुहानी के बहुत काम आने वाला था। युवराज वो कटार अपने पास रखकर सुहानी से कहता है, अब चलें। सुहानी अपना सर हिला देती है।
और निशा और विवेक को बाय कहकर वहां से चली जाती है। सुबह के 8 बजे थे। समायरा की कंडीशन अब स्टेबल थी। उसे आईसीयू से एक प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। अर्नव पूरी रात नहीं सोया था। वो बस समायरा के जागने का इंतजार कर रहा था। तभी समायरा की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। आंखें खोलते ही समायरा अपने सामने अर्नव को देखती है। अर्नव को देखते ही समायरा समझ जाती है कि वो पूरी रात सोया नहीं है। तभी उसे एहसास होता है कि अर्नव ने उसका हाथ थामा हुआ है। समायरा को फिर से वही अजीब सी फीलिंग होने लगती है जो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। इसीलिए समायरा अपना हाथ अर्नव के हाथ से हटा देती है। समायरा के ऐसा करने पर अर्नव का चेहरा उतर जाता है। उसे लगता है जैसे समायरा को उसका छूना अच्छा नहीं लगा। अर्नव समायरा से कहता है, अब बेटर फील कर रही हो? समायरा कहती है, अर्नव फौरन अगला सवाल करता है, तुम्हारे साथ ये किसने किया? अर्नव के इस सवाल से समायरा को उस रात की एक एक बात याद आती है। वो अपनी नजर अर्नव से हटा लेती है और सामने देखते हुए उस पल के बारे में सोचने लगती है जब उस पर अटैक हुआ था। अर्नव समझ जाता है कि समायरा उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती। अर्नव ने कभी समायरा पर किसी भी बात के लिए दबाव बनाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन इस बार फिर से समायरा पर अटैक हुआ था। इसीलिए अर्नव अब शांत रहने वाला नहीं था। अर्नव गुस्से में समायरा से कहता है, समायरा, मैं कुछ पूछ रहा हूं और मुझे इस बार मेरे सवाल का जवाब चाहिए। समायरा को आज अर्नव को इस तरह से जिद करते देख थोड़ी हैरानी होती है। समायरा अर्नव को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। वो जानती थी कि अर्नव जितना इस सब के बारे में जानेगा उतना ही उसके लिए खतरा बढ़ता जाएगा। अर्नव के कई बार कहने पर भी समायरा उससे कुछ नहीं कहती। कुछ ही देर में युवराज सुहानी के साथ वहां पहुंच जाता है। युवराज देखता है कि समायरा बेड पर टिक कर बैठी है और अर्नव उसके पास चेयर पर बैठा है। युवराज बेड के दूसरी तरफ एक चेयर पर बैठ जाता है और सुहानी उसके पास ही खड़ी रहती है। युवराज को देखकर अर्नव का मूड और भी खराब हो जाता है। युवराज समायरा के पास बैठते ही कहता है, अब कैसा लग रहा है? समायरा कुछ नहीं कहती, बस हाँ में अपना सर हिला देती है। समायरा को देखकर युवराज समझ जाता है कि वो ठीक तो बिल्कुल भी नहीं है। उसे किसी बाहरी हथियार से नहीं बल्कि किसी और तरीके से घायल किया गया था। युवराज अपना हाथ बढ़ाकर समायरा का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लेता है। युवराज के ऐसा करने पर अर्नव गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेता है। सुहानी समझ रही थी कि युवराज क्या कर रहा है, लेकिन अर्नव नहीं। युवराज के हाथ पकड़ते ही समायरा अपना हाथ उससे छुड़ाने वाली होती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसका दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है। ये देखकर समायरा युवराज को हैरानी से देखने लगती है और अपना हाथ उससे अलग नहीं करती। अब अर्नव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके वहां बैठा रहता है। जब समायरा को बेहतर लगने लगता है तो उसे कुछ याद आता है और वो युवराज के हाथ को पलटकर उसकी कलाई के निशान को देखने लगती है। वो निशान अब और फीका हो गया था। समायरा समझ जाती है कि दूसरे कलश की अस्थियां भी अब डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। युवराज समायरा की आंखों में देखते हुए कहता है, किसने किया ये सब? समायरा फिर से कोई जवाब नहीं देती। युवराज अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए फिर से कहता है, समायरा, किसने किया ये सब? युवराज के फिर से सवाल करने पर समायरा सुहानी और अर्नव को देखती है। अब अर्नव की सहने की लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। उसे समझ आ रहा था कि समायरा युवराज को बताना चाहती है कि उस पर अटैक किसने किया। अर्नव फौरन गुस्से में अपनी चेयर से उठकर कमरे से बाहर चला जाता है। अर्नव को ऐसे जाते देख युवराज समझ जाता है कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। अर्नव के पीछे सुहानी भी वहां से चली जाती है।
उन दोनों के जाने के बाद युवराज सवालिया नजरों से समायरा को देखने लगता है। समायरा युवराज से कहती है, वो वापस आ चुकी है। युवराज कहता है, कौन? समायरा युवराज को उस रात के बारे में बताना शुरू करती है। समायरा पुराने रोड की तरफ जा रही थी। रात हो गई थी, इसीलिए सड़क बिल्कुल सुनसान थी। समायरा बिना किसी डर के उस सड़क पर चलते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी उसे पीछे एक आवाज सुनाई देती है। समायरा, कहाँ जा रही हो? उस युवराज के पास। वो आवाज सुनकर समायरा पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि उसके सामने सिद्धार्थ खड़ा था। सिद्धार्थ समायरा की तरफ बढ़ते हुए कहता है, बेबी, तुम समझती क्यों नहीं? युवराज की पहले से एक गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा कोई चांस नहीं है। समायरा इस वक्त सिद्धार्थ से उलझना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उसे बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ जाती है। तभी सिद्धार्थ समायरा का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। सिद्धार्थ के ऐसा करते ही समायरा उसका हाथ अपनी तरफ खींचकर उसे पीठ के बल जमीन पर पटक देती है और कहती है, दोबारा ये गलती कभी मत करना। ये कहकर समायरा वहां से जाने लगती है। सिद्धार्थ को समायरा के इस मूव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो फौरन अपनी जगह पर उठकर खड़ा हो जाता है और गुस्से से कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है समायरा? मैं जिसे तुमसे मिलाने लाया हूं उससे मिलकर तो जाओ। समायरा सिद्धार्थ की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। उसे जल्द से जल्द विशिंग वेल के पास पहुंचना था। समायरा तेजी से आगे बढ़ रही थी। तभी उसे एक भयानक आवाज सुनाई देती है, समायरा। ये आवाज सुनते ही समायरा के कदम अपनी जगह पर रुक जाते हैं। समायरा के रुकते ही सिद्धार्थ के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। समायरा जैसे अपनी जगह पर जम सी गई थी। उसके दिमाग में वही सीन फिर से चलने लगा था जब बचपन में वो रक्षा के साथ बैठी एक क्रिया कर रही थी और उसके ही उम्र की एक लड़की ने अपने नाखून से उस खरगोश का पेट फाड़ दिया था। समायरा यही सोच रही थी, तभी उसे अपने पीछे से फिर से वही भयानक आवाज सुनाई देती है, समायरा। इस बार ये आवाज गुस्से से भरी हुई थी। समायरा एक गहरी सांस लेकर पीछे मुड़ती है। वो देखती है कि उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसकी हाइट लगभग 6 फीट थी। उसने अपने शरीर पर बाघ की खाल से बना कपड़ा पहना था। उसके लंबे लंबे नाखून पूरे काले हो चुके थे। उसके बाल बिखरे हुए थे। समायरा के सामने खड़ी लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अगर कोई अघोरी लड़की होता तो बिल्कुल ऐसा ही होता। समायरा एकटक उसी लड़की को देख रही थी। समायरा के चेहरे पर अभी भी कोई डर का भाव नहीं था। वो एक नजर सिद्धार्थ को गुस्से से देखती है जो पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो लड़की अपनी भयानक आवाज में कहती है, रक्षा को हमेशा लगता था कि तू मुझसे ज्यादा काबिल है। चल आज देख लेते हैं। ये कहते हुए वो लड़की अपना एक हाथ आगे बढ़ा देती है और एक ही पल में समायरा के पास खड़ा एक पेड़ समायरा पर गिर जाता है। इससे पहले वो पेड़ समायरा पर गिर पाता, समायरा दोगुनी तेजी से वहां से हट जाती है। समायरा गुस्से में उस लड़की से कहती है, अभी नहीं। वो लड़की हंसते हुए कहती है, इतने साल से इंतजार किया है, अब और नहीं। ये कहकर वो लड़की समायरा की तरफ अपना हाथ बढ़ा देती है। उसके ऐसा कहते ही उसके हाथ से तेज लाल रोशनी समायरा की तरफ बढ़ती है, लेकिन समायरा अपनी जगह से हिलती भी नहीं। वो बस उस लाल रोशनी को एकटक देखने लगती है। वो रोशनी समायरा तक आने से पहले ही खत्म होने लगती है। धीरे धीरे वो लाल रोशनी पीछे होती जाती है और उस लड़की के हाथों में आकर रुक जाती है। ऐसा होते ही उस लड़की को एक जोर का झटका लगता है और वो अपना हाथ पीछे ले लेती है। ये देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर अब तक जो मुस्कान थी वो गायब हो जाती है।
समायरा गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, मैंने कहा अभी नहीं। ये कहकर समायरा वहां से जाने लगती है। समायरा को अंदाजा था कि अगर वो वक्त पर विशिंग वेल के पास नहीं पहुंची तो युवराज और सुहानी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। वो लड़की अपने वार के खाली जाने से बौखला जाती है और अगले ही पल उसके शरीर से एक काला धुआं निकलकर तेजी से समायरा की तरफ बढ़ता है। समायरा उस तरफ ना देखते हुए सामने देखकर चल रही थी। वो काला धुआं तेजी से जाकर समायरा की पीठ को हिट करता है और समायरा कई मीटर दूर जाकर पेट के बल गिर जाती है। ये सीन देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर फिर से वही मुस्कान आ जाती है। समायरा भी उठने की कोशिश कर रही थी। तभी वो लड़की समायरा के पास जाती है और उसके सीने पर अपना पैर रखकर उसे जमीन से सटा देती है। अगले ही पल समायरा उस लड़की का पैर पकड़कर नीचे खींच देती है, जिससे वो लड़की भी नीचे गिर जाती है। कुछ ही सेकंड में वो दोनों फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं। वो लड़की बहुत भयानक दिख रही थी, लेकिन उसे देखकर समायरा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दोनों गुस्से से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वो लड़की अपनी भयानक आवाज में कहती है, तेरी शक्तियां पहले से बढ़ गई हैं। समायरा इस बात का कोई जवाब नहीं देती। वो लड़की आगे कहती है, लेकिन तेरी एक कमजोरी है कि तू अपने कमजोर दिल की वजह से खाली शक्तियों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो किसी की कुर्बानी नहीं दे सकती और यही चीज तुझे कमजोर और मुझे खतरनाक बनाती है। अब देख काली शक्तियां क्या कर सकती हैं। ये कहते हुए वो लड़की गुस्से से समायरा को घूरने लगती है। उसके ऐसा करते ही समायरा के पूरे शरीर में बहुत दर्द होने लगता है। दर्द से समायरा की चीख निकल जाती है और वो नीचे जमीन पर गिर जाती है। समायरा के पूरे शरीर पर धीरे धीरे कट बनने लगते हैं और कुछ ही देर में खून बहने लगता है। समायरा दर्द से तड़पते हुए चीखने लगती है। कौन थी वो लड़की और क्या थी उसकी समायरा से दुश्मनी की वजह? जानने के लिए सुनते रहिए साया अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। समायरा की ये हालत देखकर उस लड़की के चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कान आ जाती है। तभी सिद्धार्थ उन दोनों के पास आता है। सिद्धार्थ जहां एक तरफ समायरा को तड़पते हुए देखकर खुश हो रहा था, वहीं उस लड़की की हैवानियत से उसे डर भी लग रहा था। वो डरते हुए उस लड़की से कहता है, मार दो इसे। वो लड़की फिर से समायरा के ऊपर अपना एक पैर रखते हुए कहती है, इसे मैं इतनी जल्दी नहीं मारूंगी। एक बार तूने मुझे हराकर मेरी जान बख्शी थी और इस बार मैं तुझे छोड़ रही हूँ। कुछ दिन तू यही सोचकर जिंदा रहेगी कि तू मुझसे हार गई। तेरी जिंदगी कुछ ही दिनों की बची है। अगली बार मैं तेरी जान नहीं बख्शूंगी। ये कहते हुए वो लड़की अपना पैर समायरा के ऊपर से हटा देती है। सिद्धार्थ बौखलाहट के साथ उस लड़की से कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम इसे जिंदा क्यों छोड़ रही हो? तुम्हें पता भी है कि इसके साथ कौन है? सिद्धार्थ ये कह ही रहा था, तभी वो लड़की गुस्से में अपने एक हाथ से सिद्धार्थ का गला पकड़ लेती है और उसे अपने सामने लाकर कहती है, अब तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है? सिद्धार्थ ना में अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं मैं वो। सिद्धार्थ इससे आगे कुछ कह ही नहीं पाता। वो लड़की आगे कहती है, तो जैसे मुर्दे का क्या करना है मैं अच्छे से जानती हूँ। दोबारा ऐसी गलती मत करना। सिद्धार्थ हाँ में अपना सर हिलाने लगता है। उसके चेहरे पर डर इस वक्त साफ साफ दिख रहा था। वो लड़की सिद्धार्थ का गला एक झटके से छोड़ देती है, जिससे वो कुछ दूर पीछे जाकर लड़खड़ाने लगता है। वो लड़की एक नजर समायरा को देखकर वहां से चली जाती है। सिद्धार्थ भी उस लड़की के पीछे चला जाता है।
समायरा कुछ देर तक वहां दर्द से तड़पती रहती है और फिर बेहोश हो जाती है। उस रात की बात बताते हुए समायरा प्रेजेंट में आ जाती है। युवराज बड़े गौर से उसकी बात सुन रहा था। युवराज कहता है, वो लड़का कौन था जो उसे यहां लेकर आया था? समायरा कहती है, वो आधा जिंदा और आधा मुर्दा एक जीव है, मां का पुराना दुश्मन। युवराज नहीं जानता था कि समायरा सिद्धार्थ की बात कर रही है। युवराज कहता है, तो वो दोनों तुम्हारे लिए आए हैं? समायरा कहती है, वो लड़का तुम्हारे लिए आया है, और अब? युवराज कहता है, और अब क्या? समायरा जवाब देती है, अब उसे सुहानी भी चाहिए। समायरा की बात सुनकर युवराज गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेता है। समायरा युवराज की आंखों में उसका गुस्सा साफ देख पा रही थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद युवराज कहता है, तुम्हें अब मेरे घर आ जाना चाहिए। समायरा कहती है, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूं। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, वो तो दिख रहा है। समायरा गुस्से में कहती है, तब मैं तैयार नहीं थी। युवराज इससे आगे समायरा को अपने साथ आने के लिए फोर्स नहीं करता। वो जानता था कि समायरा सिर्फ अपने मन का ही करती है और किसी की बात नहीं मानती। समायरा को भी युवराज की बात सही लग रही थी। वो अच्छे से जानती थी कि वो लड़की ज्यादा ताकतवर है और युवराज के बिना समायरा उसका सामना नहीं कर सकती। लेकिन समायरा के मन में अर्नव का ख्याल आ जाता है। अनजाने में ही उसने युवराज को इसीलिए मना किया था क्योंकि वो अर्नव के साथ रहना चाहती थी। समायरा प्यार जैसे किसी एहसास से बिल्कुल अनजान थी और उसे पता भी नहीं चल रहा था कि अर्नव के लिए जो वो महसूस कर रही है उसे ही प्यार कहते हैं। इधर समायरा के कमरे से बाहर आते ही अर्नव गुस्से में वहां से चला जाता है। सुहानी अर्नव की इस नाराजगी को नोटिस कर लेती है। अर्नव के वहां से जाने के बाद सुहानी को कल रात की बात याद आती है जब युवराज परेशान था। वो उस वक्त को याद करते हुए खुद से बड़बड़ाने लगती है, युवराज सर कितना परेशान रहते हैं, और हो भी क्यों ना, एक तो उन पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऊपर से ये भूत तांत्रिक सब उनके पीछे पड़ गए हैं। काश मैं उनका थोड़ा स्ट्रेस कम कर पाती। कुछ सोचते हुए सुहानी आगे कहती है, मुझे उनको खुश करने के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनको क्या पसंद है, कहीं हर बार की तरह गड़बड़ ना हो जाए। तभी सुहानी एक स्माइल के साथ आगे कहती है, आइडिया, मुझे पता है कि कौन मेरी हेल्प कर सकता है। ये कहते हुए सुहानी किसी को वीडियो कॉल करने लगती है। कुछ ही देर में सुहानी का कॉल आंसर होता है और उसकी मोबाइल स्क्रीन पर अक्षय आ जाता है। अक्षय वापस बैंगलोर जा चुका था। अक्षय सुहानी को देखकर खुश होते हुए कहता है, हे सुहानी, कैसी हो? सुहानी अपना फोन स्क्रीन सामने रखते हुए कहती है, हेलो अक्षय, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? अक्षय कहता है, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, तुम बताओ इस वक्त कॉल कैसे किया? सुहानी अक्षय से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, अक्षय, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अक्षय बहुत स्मार्टली कहता है, हाँ, बताओ क्या हेल्प चाहिए मेरी? सुहानी कहती है, आप तो युवराज सर के बचपन के दोस्त हो ना, तो आप मुझे बताओ युवराज सर को क्या पसंद है? अक्षय कुछ सोचते हुए कहता है, युवराज को काम करना पसंद है, गुस्सा करना पसंद है, लोगों को डांटना पसंद है और स्कूल में तो पिटाई करना भी बहुत पसंद था। अक्षय का जवाब सुनकर सुहानी घबरा जाती है। सुहानी को घबराते हुए देख अक्षय आगे कहता है, नहीं, तुम परेशान मत हो, युवराज लड़कियों पर कभी हाथ नहीं उठाता था। ये सुनकर सुहानी थोड़ी रिलैक्स होती है। वो अक्षय से कहती है, अक्षय, आप समझ नहीं रहे हो, मुझे युवराज सर को खुश करना है, तो मैं क्या करूं? सुहानी की बात समझकर अक्षय कहता है, अच्छा तो ये बात है, पहले बताना था ना, युवराज मेरा चड्डी बड्डी है, मुझे पता है कि वो कैसे खुश होगा। अक्षय की बात सुनकर सुहानी एक्साइटेड हो जाती है और अक्षय की बात को बहुत ध्यान से सुनने लगती है।
अक्षय की पूरी बात सुनकर सुहानी अपने मन में कहती है, अक्षय कितने स्मार्ट है ना, बस कुछ ही मिनटों में मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। सुहानी अपना फोन सामने रखकर यही सोच रही थी, तभी अक्षय खुश होकर कहता है, मेरी जान, हाउ आर यू? सुहानी अपना मुंह बनाकर कहती है, अक्षय, ये आप क्या कह रहे हैं? अक्षय कहता है, सुहानी तुम्हें नहीं, तुम्हारे पीछे। अक्षय के कहने पर सुहानी पीछे मुड़कर देखती है तो वहां युवराज खड़ा था। युवराज को देखकर सुहानी डर जाती है। वो ये नहीं चाहती थी कि युवराज को उसका सरप्राइज पहले ही पता चल जाए। युवराज सुहानी को कूल एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। ये देखकर सुहानी युवराज से कुछ कदम दूर चली जाती है और अपना फोन थोड़ा करीब लाकर अक्षय से कहती है, युवराज सर ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? अक्षय भी धीरे से कहता है, नहीं नहीं, वो बस अभी आया। ये सुनकर सुहानी चैन की सांस लेती है और फिर से युवराज के पास चली जाती है। युवराज सुहानी से फोन लेकर अक्षय से कहता है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूं। ये कहकर युवराज फोन कट कर देता है। फोन कट करते ही युवराज की नजर फिर से सुहानी पर जाती है। सुहानी अभी थोड़ी नर्वस थी और ये बात युवराज नोटिस कर लेता है। युवराज सुहानी से कहता है, तुम यहां इस वक्त अक्षय को वीडियो कॉल क्यों कर रही थी? सुहानी बहाना बनाते हुए कहती है, वो मैं जानना चाहती थी कि वो अच्छे से बेंगलोर पहुंच गए या नहीं। युवराज कहता है, उसे गए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं और तुम्हें अभी जानना है? सुहानी युवराज के सवाल सुनकर परेशान हो रही थी। तभी अर्णव वहां आ जाता है। अर्णव को देखकर युवराज उसके पास चला जाता है। अर्णव का मूड अभी भी बहुत खराब था। युवराज अर्णव से कहता है, एएसपी सिंह, वो। अर्णव युवराज की बात बीच में ही काटते हुए कहता है, कल रात आपका काम हो जाएगा। अर्णव की बात सुनकर युवराज हाँ में अपना सर हिला देता है। युवराज आके कहता है, अब आप समायरा को घर लेकर जा सकते हैं। अर्णव युवराज की बात सुनकर चौंक जाता है और उससे कहता है, लेकिन समायरा भी ठीक नहीं हुई है। युवराज कहता है, अब वो ठीक है। अर्णव भी युवराज से बहस नहीं करता क्योंकि उसे अब तक समझ आ गया था कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो ना वो जानता है और ना समझता है। अर्णव को अब तक ये भी पता चल गया था कि समायरा की तरह युवराज भी एक नॉर्मल इंसान नहीं है। वो युवराज से बिना कुछ कहे अंदर समायरा के पास चला जाता है। अंदर जाते ही अर्णव देखता है कि समायरा के चेहरे पर जो चोट लगी थी वो सब अब गायब हो चुके थे। ये देखकर अर्णव हैरान रह जाता है। अर्णव को समझने में देर नहीं लगती कि ये सब युवराज ने किया है। कुछ देर बाद अर्णव समायरा को लेकर घर आ जाता है। अभी भी उसका मूड बहुत खराब था। उसे ये बात बहुत बुरी लग रही थी कि समायरा ने उसका हाथ छोड़ दिया था, लेकिन युवराज का नहीं। अर्णव ने कई बार समायरा से पूछा था कि उस पर किसने अटैक किया, लेकिन समायरा ने ये बात उसे ना बताकर युवराज को बताई थी। पूरे रास्ते अर्णव ने समायरा से कोई बात नहीं की थी। समायरा को भी ये बात बहुत अजीब लग रही थी कि जो अर्णव हर वक्त उससे बात करने के बहाने तलाशते रहता है, वो आज इतना खामोश क्यों है। वो ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि अर्णव उससे नाराज है। अर्णव समायरा को उसके कमरे में छोड़कर वहां से जाने लगता है। अर्णव को इस तरह बिना कुछ कहे जाते देखकर समायरा कहती है, तुम ठीक हो? अर्णव जाते हुए कहता है, समायरा आगे कहती है, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। समायरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अर्णव से क्या कहे। वो ज्यादातर अकेले ही रही थी। लोगों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए ये उसे नहीं आता था, लेकिन अर्णव की ये खामोशी आज उसे परेशान कर रही थी। समायरा की बात सुनकर अर्णव वहीं रुक जाता है और समायरा की तरफ मुड़कर गुस्से में कहता है, ओह, तो फाइनली तुमने नोटिस कर लिया कि मैं ठीक नहीं हूं। समायरा कहती है, क्या हुआ, तुम गुस्से में लग रहे हो?
अर्नव गुस्से में समायरा से कहता है, जब मैंने तुमसे पूछा कि तुम पर अटैक किसने किया तब तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन युवराज दीवान के पूछने पर तुमने उसे सब कुछ बता दिया, वो भी मुझसे छुपाकर। मेरा छूना तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन तुम उसका हाथ थाम सकती हो। ऐसा क्या है कि हर बार तुम्हारे लिए वो मुझसे पहले होता है? अर्नव को इस तरह से बात करते देख समायरा को भी गुस्सा आ जाता है। वो भी गुस्से में कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। समायरा के ऐसा कहने पर अर्नव का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो समायरा के पास आकर उसकी बाहें कसकर पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं अंधा हूं? मुझे दिखाई नहीं देता? तुम्हें हर बात युवराज से क्यों करनी होती है? समायरा अर्नव का हाथ छटकते हुए गुस्से में कहती है, अगर ऐसा है भी तो तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? अर्नव गुस्से में कहता है, फर्क पड़ता है बिकॉज आई लव यू। अर्नव का जवाब सुनकर समायरा शॉक्ड रह जाती है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एकटक अर्नव को देखने लगती है। अर्नव आगे कहता है, प्यार करता हूं मैं तुमसे, इसलिए मुझे फर्क पड़ता है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे सब शेयर करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। और जब ये सब कोई और करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, गुस्सा आता है, जलन होती है। समझ आ गया तुम्हें कि और बताऊं? ये कहकर अर्नव गुस्से में उस कमरे से चला जाता है और समायरा हैरानी से वहीं खड़ी रहती है। क्या समायरा अर्नव के दिल की बात समझ पाएगी? क्या मोड़ लेगी इनकी लव स्टोरी? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ गर्ल्स लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अर्नव गुस्से में समायरा के कमरे से बाहर चला जाता है और समायरा